नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक समाप्त हो चुकी है। चौथी बैठक इंडिया गठबंधन की समाप्त हो चुकी है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम नेता थे। उन लोगों के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी बातें रखी हैं और सबसे बड़ी बात की मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां यह कहा है कि पीएम पद का कोई भी उम्मीदवार नहीं होगा। हम लोग पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी तरफ से कौन प्रधानमंत्री होगा वो चुनौती पेश नहीं करेंगे। हम सीधे चुनाव में जाएंगे और वहां जो सांसद चुन के आएंगे, पहली हमारी जो कोशिश होगी कि सबसे ज्यादा से ज्यादा सांसद चुन करके आए और वो जो सांसद होंगे वही फाइनली चुन कर लाएंगे कि प्रधानमंत्री कौन होगा। हालांकि यह भी खबर आई कि ममता बनर्जी ने पीएम पद के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्ताव में रखा था, प्रस्तावित किया था, लेकिन इसको खारिज कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी बातें हुई है। दो अहम बातें हुई हैं। पहली बात, सस्पेंशन जो निलंबन है 151 सांसदों का, उस निलंबन की बातें हुई। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण हुई है वो ये कि ईवीएम पर एक प्रस्ताव पारित किया गया है। ईवीएम को लेकर जो प्रस्ताव पारित किया गया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत सारी बातें हुई हैं। लेकिन इसके अलावा किन किन नेताओं ने क्या कुछ कहा इस मीटिंग के बाद, सबसे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को ही सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा था और उसके बाद और भी नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी हैं। और ठीक उसी जगह पे अशोका होटल में जो ये कार्यक्रम हुआ है वहीं पर हमारी सहयोगी बुशरा खानम जी भी वहीं मौजूद हैं इस वक्त और वहां से हम उनको सीधे जोड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे कि क्या कुछ रहा है। लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके अलावा जब जो इस 28 दलों के नेता बाहर निकले हैं तो उन लोगों ने क्या कुछ बातें कही हैं मीडिया से, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। ईवीएम को लेकर जो प्रस्ताव सामने आया है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तो बहुत कुछ है और आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा, हॉट टॉपिक ईवीएम है। ईवीएम पर इस बैठक में क्या प्रस्ताव पारित हुआ है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। आज हमारी चौथी मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई। इस चौथी मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमेटी के सामने यानी गठबंधन के सामने रखा। और ये खुशी की बात है, सभी ने यूनानिमसली एक होकर आगे किस ढंग से गठबंधन का काम चलना चाहिए और लोगों के हित में सब मिलके किस ढंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूज है उसको उठाना है। तो ये सारे देश में कम से कम 8-10 मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णय हुआ और लोगों को ये मालूम करना जरूरी समझे कि गठबंधन के लोग अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोगों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहिती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा। इसीलिए सभी ने माना और सभी लोग मिलके ये निर्णय लिए हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम 2-3 घंटे चली।
तो अभी आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस को संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम का प्रस्ताव यहाँ रखती हैं ममता बनर्जी, लेकिन उसको खुद मल्लिकार्जुन खड़गे खारिज कर देते हैं। हालांकि और भी कई नेता उसी मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के प्रस्ताव को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है, जैसा इन्होंने कहा भी, कि सबसे पहली बात हमारी सबसे पहला मुद्दा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हम जीत करके आए सदन में, उसके बाद सदन का नेता कौन होगा, संसद दल का नेता कौन होगा वो हम लोग चुन लेंगे, और देश का प्रधानमंत्री कौन होगा वो हम देख लेंगे। हमारी पहली प्रतिक्रिया, पहली जो बात है वो यही है कि हम सबसे पहले इस मोदी सरकार को उखाड़ फेंकें, ये इनका कहना है। लेकिन उसके अलावा 22 तारीख को, आज से ठीक 3 दिन बाद 22 तारीख को जो आज निलंबन हुआ है, कल निलंबन हुआ, अभी तक 151 सांसदों का निलंबन हो चुका है। 151 सांसद इस सत्र से बाहर निकाल दिए गए हैं सदन से। उसके खिलाफ पूरे देश में इंडिया गठबंधन एक साथ मौजूद रहेगा और उस पर न सिर्फ मौजूद होगा बल्कि विरोध प्रदर्शन करेगा। ये सबसे बड़ी बात है। उस विरोध प्रदर्शन को कितना मजबूती से आगे बढ़ाया जाए ये भी यहाँ देखना होगा, और ये तमाम बातें कह रहे थे अलग अलग इस गठबंधन के नेता। लेकिन इस गठबंधन के नेता सीताराम येचुरी ने क्या कुछ कहा है जरा वो भी सुन लेते हैं, और वो खासकर ईवीएम पर अपनी बात रख रहे हैं। सुनिए सीताराम येचुरी मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं। कुल चर्चा हुई, एक प्रस्ताव पारित किया गया, वो आपके बीच में बांटा गया, आप उसको देख लीजिएगा। वो हम ईसीआई से उस सवाल को उठाएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर कोई टाइमलाइन डिसाइड हुई है सर? सीट शेयरिंग कैसे होगी, स्टेट लेवल पे कैसे होगी? आप चिंता मत कीजिए, बहुत काफी चुनाव से काफी पहले तय हो जाएगी। यार ये आप कैसे देखते हैं इसको? कौन प्रपोज किया? ममता जी ने। जानकारी है ममता जी ने। आप थे यार जो थे वहाँ पे मीटिंग में, उनको पता नहीं, आपको पता है तो आप ही जवाब देंगे। तो सुन रहे थे आप सीताराम येचुरी को, और जो प्रस्ताव दिया गया है इस पर और खासकर ईवीएम पर और भी क्या कुछ रहा है। हमारे साथ जुड़ गई हैं हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी, सीधे उसी जगह से जहां ये बैठक हुई है। बुशरा जी के पास भी आपको ले चलते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो रिजोल्यूशन हुआ है, जो प्रस्ताव पारित किया गया है, उसमें ईवीएम पर भी प्रस्ताव है, और इलेक्शन कमीशन से उसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन से हमने समय मांगा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी तक मिलने का समय नहीं दिया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से ये तमाम दलों के नेता चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से मिलना। इलेक्शन कमीशन मिलने का समय नहीं दे रहा है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ईवीएम से चुनाव ना हो बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, या हाइब्रिड बैलेट पेपर से हो। हाइब्रिड बैलेट पेपर जो है उसमें ईवीएम सिस्टम रहे, लेकिन जो हम लोग भी कई बार इसकी चर्चा करते रहे हैं आप लोगों के बीच इसी न्यूज़ पॉइंट में, कि जो वीवीपैट है जिसमें वो पर्ची निकलती है, वो एक पर्ची उधर रहे और एक पर्ची जो वोटर है उसके पास आए। इसकी बात भी हो रही है, और भी क्या कुछ इसमें इंफॉर्मेशन है बुशरा जी के पास सीधे आना चाहता हूँ। बुशरा जी आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार इस बैठक को आप कवर कर रही हैं। जरा आपसे यह समझना चाहता हूं कि ईवीएम को लेकर जो प्रस्ताव आया है उसमें और क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक साथी इस बात को जानने के लिए आतुर हैं, इस बात को जानने के लिए व्याकुल हैं कि आखिर ईवीएम को लेकर के क्या कुछ हुआ और क्या प्रस्ताव लाया गया है इस बैठक में। क्या कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है? जी तो राजीव जी देखिए, जिस तरह से हम लगातार शुरू से बात कर रहे थे कि ईवीएम जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है, और उसी के को लेकर देखिए ये प्रस्ताव, दो चीज़ों को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया है। एक ईवीएम, और दूसरा जिस तरह से सस्पेंशन हुआ है, जिस तरह से 141 सांसदों का, उसको लेकर। और अगर मैं ईवीएम को लेकर बात करती हूँ तो ये कहा गया है कि India parties have submitted a detailed memorandum to ECI, यानी कि इलेक्शन कमीशन को एक डिटेल मेमोरेंडम जो है वो सौंपा जाएगा, और उसमें बहुत सारे जो हैं वो क्वेश्चंस हैं जो, और बहुत सारी क्वेरीज हैं जिसमें लिखकर उनको दी गई हैं। और इसके साथ साथ वीवीपैट के बारे में भी बात की गई है। क्या द सजेशन इज सिंपल, इंस्टेड ऑफ वीवीपैट स्लिप falling in the box should be handed over to the voter, who shall then place in the separate ballot box after having
verified his or her choice, 100% counting VVPAT slips should then be done. तो ये तो देखिए, मैं हिंदी में इसको समझा देती हूँ थोड़ा अपने दर्शकों को कि दरअसल उनका ये कहना है कि जो वीवीपैट की जो बात की गई, जो स्लिप गिरती है वो पूरी तरीके से उसका मिलान हो 100%, और जो जब आप वोटर्स जो हैं जब वोट करने के लिए जाएं और वो जो स्लिप है जब वो निकले, वो उनकी पूरा सेटिस्फैक्शन हो कि उन्होंने जिसको वोट किया उसी की दरअसल स्लिप निकली है। तो यहाँ पर बैलेट पेपर से लेकर वीवीपैट का जो पूरा सिस्टम है और किस तरह से जो ईवीएम फिलहाल काम कर रही है उस सबको जी इस बीच बुशरा खानम जी, वो बैटरी लो की खबर आ गई, लेकिन देख रहा था मैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ जो इम्पॉर्टेंट मसला है वो ये है कि ईवीएम पर एक रिजोल्यूशन पास किया गया है और वो रिजोल्यूशन है कि मिलान हो। आप जो वोट दे रहे हैं वीवीपैट से जो पर्ची निकलती है उस पर्ची को की एक कॉपी दी जाए जो वोटर है उसको, और एक कॉपी वहीं पर वही वोटर जो है वो डाले। हमारे साथ दोबारा जुड़ रही हैं बुशरा जी। जी बुशरा जी अपनी बात रखिए प्लीज। जी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि सुबह से हम यहाँ पर मतलब जब से मीटिंग शुरू हुई है तब से यहाँ पर हैं और हमारी भी और फ़ोन की दोनों की बैटरीज जो हैं डाउन हो गई हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे थे राजीव जी कि दो मुद्दे जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहे इस मीटिंग के, एक तो ईवीएम और दूसरा जो निलंबन हुआ है सांसदों का। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है जो पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरह से सांसदों का जो निलंबन हुआ है उसको लेकर। और आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मीडिया को संबोधित कर रहे थे तब उन्होंने कहा कि देखिए जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये नंबर और बढ़ गया है। तो उन्होंने वहाँ पर कहा अब इसको चेक करना होगा, 151 नंबर जो है उन्होंने बताया कि 151 जो है वो हो गया है और इसको लेकर 22 तारीख को देशव्यापी जो है वो आंदोलन किया जाएगा। जिस तरह से मैं आपको पहले ही बता रही थी कि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है और सीढ़ियों के संसद की और गांधी जी की प्रतिमा से आगे बढ़कर अब इसको देशव्यापी जो है वो आंदोलन के तौर पर इसको लेकर जाएगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि उनको लगता है कि एक ऐसा मुद्दा है जहां पर ना सिर्फ लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है ऐसा करके विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, विपक्ष जो कि जनता की आवाज है क्योंकि वो जनता के मुद्दे उठा रहा है उसको भी कहीं ना कहीं दबाने और कुचलने की जो है पूरी तरीके से जो है दमनकारी नीति वो नरेंद्र मोदी सरकार की जो है वो चल रही है। तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को लेकर बात हुई है, इनफैक्ट जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी हो गई थी उसके बाद ऑफ कैमरा भी जब कुछ नेताओं से बात हो रही थी मेरी, तब भी उनका ये कहना था कि ये मुद्दा उनके लिए बहुत बड़ा है क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं इससे उनको सिंपैथी मिलेगी और ये भी कि एक तरह से जो नरेंद्र मोदी जिस तरह से विपक्ष का जिस तरह से पूरी तरीके से उसे कुचलने का जो काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जाकर वो ये बताने मैसेज एक तरह से देंगे कि देखिए हम आपके मुद्दे उठाते हैं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा था। वो सरकार जो अपने आप को बड़ी राष्ट्रवादी सरकार जो है वो कहती है और इसी पर वो वोट आपसे मांगती है, 2019 हमें नहीं भूलना चाहिए, वही सरकार इस राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर किस तरह से बगले झांकती हुई नजर आ रही है कि अमित शाह संसद में आकर बयान तक भी नहीं दे रहे हैं। विपक्ष ने मांगा क्या था? विपक्ष ने सिर्फ ये कहा था कि आप संसद में आकर बयान दें, लेकिन वो भी नहीं किया जा रहा है। तो ये मुद्दा अब बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है और क्योंकि इस मुद्दे पर राजीव जी जो तमाम 28 दल हैं वो एक साथ हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, यानी कि किसी को भी इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो ये लग रहा है कि एक परसेप्शन, एक नैरेटिव बनाने के लिए इससे बड़ा मौका कोई और हो नहीं सकता था और ये कह सकते हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आपदा में अवसर, इन तमाम नामों से इसको आप मान सकते हैं कि मीटिंग से पहले ये सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया है और एक तरह से अपने पैर पर ही उन्होंने न सिर्फ कुल्हाड़ी बल्कि पहाड़ मारा है और एक ऐसा पका पकाया मौका जो है वो दे दिया गया है इंडिया गठबंधन को जहां वो पूरे तरीके से घेर सकते हैं। और इसके अलावा एक और मैं आपको एक बड़ी खबर यहाँ ये बताना चाहती हूँ क्योंकि लोगों को ये इंतज़ार है
कि जो भारत जोड़ो यात्रा है, खासतौर पर जो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि एक यूपी से भी निकलने वाली है, 2 अलग अलग यात्राएं हैं, तो जो यात्रा है वो अरुणाचल प्रदेश से इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि खबरें ये थी कि शायद वो गुजरात से उसकी शुरुआत होगी, लेकिन अभी ये खबर है कि वो अरुणाचल प्रदेश से जनवरी के पहले हफ्ते में इसकी शुरुआत हो सकती है। और उसके अलावा जिस तरह से 8 से 10 जो हैं वो रैलियां जो हैं वो प्लान की गई हैं, उनकी तारीख अभी तय नहीं हुई है, लेकिन वो जल्द से जल्द रैलियां जो हैं वो की जाएंगी। और जिस तरह से 22 तारीख को जो देशव्यापी जो आंदोलन किया जाएगा, जाहिर सी बात है उससे एक मोमेंटम बनेगा, एक सिंपैथी विपक्ष को मिलेगी और सरकार को घेरने का जो पूरा उसका प्लान है वो देखने के लिए उसको मिलेगा, और जनता में कहीं ना कहीं मैसेज जाएगा कि कैसे सरकार अपनी दमनकारी नीति के तहत विपक्ष की आवाज को, जनता की आवाज को जो है वो पूरी तरीके से दबा रही है, कुचल रही है। एक और बात राजीव जी, कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और तमाम जो विपक्ष के नेता स्टेज पर थे, राहुल गांधी और इसके अलावा हमने देखा था शरद पवार से लेकर तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद थे, दे वर वेरी वेरी कंफर्टेबल, बहुत कंफर्टेबल वो नजर आ रहे थे। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप ये सवाल मुझे लगा आप जरूर पूछेंगे कि बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी। बिल्कुल करीब में, बिल्कुल आगे बैठी हुई थी और मैंने देखा कि बहुत कंफर्टेबल वो नजर आ रहे थे, हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। लगे रहा था कि जिन मुद्दों पर आम सहमति बनी है उससे सब एक तरह से राजी हैं, इसमें किसी भी तरह से कोई मतभेद, कोई मनभेद आपस में नहीं है। सीटों के बंटवारे को लेकर भी बातचीत हुई है और अलग अलग राज्य की इकाइयां बनकर इस पर बातचीत करेंगी। नेशनल इकाई नहीं बल्कि एक राज्यों की जो अलग अलग इकाइयां हैं वो बनाई जाएंगी और उसको लेकर, सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होगी। तो ये कह सकते हैं कि लंबे इंतजार के बाद जो एक आज जो ये मीटिंग हुई है उसको माना जा सकता है बहुत पॉजिटिव नोट पर ये शुरुआत इसकी हुई है। और आगे आने वाले दिनों में खासतौर पर 22 तारीख का इंतजार सबको बेसब्री से है कि कितने बड़े पैमाने पर ये आंदोलन किया जाता है और किस तरह से, क्योंकि ये सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तादाद में कार्यकर्ता इसमें जुड़ेंगे और किस तरह से जो मोदी सरकार है उसकी मुसीबतें इसके बाद बढ़ेंगी। जी बिल्कुल। और इस बीच खबर यह आ रही है कि 8 से 10 रैलियां तो होंगी, लेकिन उसकी शुरुआत पटना के गांधी मैदान से करने पर विचार किया गया है और 30 जनवरी को पहली रैली, साझा रैली होगी, इसकी खबर भी आ रही है। और कि पटना के गांधी मैदान में 30 जनवरी को पहली साझा रैली इंडिया गठबंधन की होने जा रही है, यह खबर भी आ रही है। और खबर उसके अलावा ईवीएम को लेकर भी है और ईवीएम पर साझा बयान जारी किया गया है और एक प्रस्ताव पारित करके कि किसी भी ढंग से, किसी भी हाल में ईवीएम को यहां मजबूत किया जाए, इस चुनाव को मजबूत किया जाए, ये तमाम बातें यहां। और बॉडी लैंग्वेज की बात बता ही रही थी बुशरा जी की कैसा बॉडी लैंग्वेज, किस हिसाब से ये लोग आपस में मिलते जुलते, और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कुछ तस्वीरें भी हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। बुशरा जी, और भी एक बात और समझना चाहता हूं कि जो निलंबन की बात है इसको लेकर 22 तारीख को रैली तो है, लेकिन इसमें निंदा प्रस्ताव भी पारित किया गया है और यहां प्रधानमंत्री पद के चेहरे को लेकर जो प्रस्ताव ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का दिया था, इस पर भी कोई चर्चा बाद में हुई क्या? क्योंकि इसको खुद मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने खारिज कर दिया और जब मीडिया ने सवाल पूछा, आप वहां थीं, जब सवाल पूछा तो उन्होंने भी कहा कि पहले हम अपने सांसदों को जिता के लाएंगे, यानी कि पहले हम चुनाव जीतना चाहते हैं। क्या कुछ और प्रतिक्रिया रही वहां पे? जी, वहां पर लगातार बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा जो और तमाम नेता मौजूद थे उनसे भी सवाल पूछे गए, लेकिन देखिए बहुत केयरफुल है इंडिया गठबंधन। कोई भी बात किसी भी तरीके से ऐसी ना चली जाए जिससे कोई भ्रम फैले या किसी तरह का कोई नेगेटिव मैसेज जाए, तो इसीलिए हर कोई बहुत संभल कर बात कर रहा है और बहुत केयरफुल है। तो जो बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई वही ऑफ कैमरा भी कहते हुए नजर आए। ऑफ कैमरा भी मैंने कई नेताओं से बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि जब ये प्रस्ताव जो है रखा गया तो फिर किस तरह का रिएक्शन था, लेकिन जाहिर सी बात है उन्हें पता है कि हम भी मीडिया कर्मी हैं, ऑफ कैमरा पूछ रहे हैं लेकिन ऑन कैमरा जाके जो है चीज़ें कह सकते हैं। तो इसीलिए आप ये देखिए कि बहुत केयरफुल होकर तमाम चीज़ों को फूंक फूंक कर एक तरह से कदम रखा जा रहा है। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने सीधे तौर पर ये बोला कि जब एमपीज चुनकर आएंगे, जब नंबर्स हमारे पास होंगे तभी चेहरा जो है वो तय कर लिया जाएगा। तो राजीव जी
लगातार आप भी इस पर चर्चा करते रहे हैं और हमने भी कई बार अपने प्रोग्राम्स में ये बातें कही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ऐसा नाम है जिस पर लग रहा है कि सर्वसम्मति जो है वो बन सकती है। उनके हक में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें जाती हैं। एक तो ये कि तमाम जो पार्टी के और नेता हैं उनसे बात करने में बहुत सहज हैं, उनको लगता है कि उनसे आसानी से बात की जा सकती है, वो अप्रोचेबल हैं और उनसे किसी भी तरीके का डिस्कशन जो है वो किया जा सकता है। वो एक दलित चेहरा है, एक एक्सपीरियंस्ड चेहरा है और एक मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं और इसीलिए वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। और जब से वो अध्यक्ष बने हैं एक तरह से ये बिल्कुल कहा जाना चाहिए कि जितना असर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से हुआ है वहीं उतना ही असर या उससे कम इसको नहीं आंका जा सकता कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद जो कांग्रेस पार्टी का एक तरह से कायाकल्प हुआ है उसको नकारा नहीं जा सकता है। उनकी अहमियत को किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता है और यही वजह है कि लोग शायद मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जिस तरह की, क्योंकि उनके पीछे ये भी देखना है कि किसी तरह की कोई नेगेटिव उनकी कोई छवि नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी उनके साथ नहीं जुड़ी हुई है, इसलिए लोगों को उनका नाम आगे रखने में आसानी जो है हुई, प्रस्ताव जो रखा गया और उनको लगा कि इस पर आम सहमति बन सकती है। हालांकि जाहिर सी बात है कांग्रेस ये चाहेगी कि चेहरा राहुल गांधी हो, लेकिन अभी ये लग रहा है कि इस तरह की चर्चा से पूरे तरीके से इंडिया गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस जो कि एक बड़े भाई की भूमिका में है, वो पूरी तरीके से इससे बचना चाहती है। वो इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती है। उसका ये कहना है कि अभी ये चीजें बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि हम साथ मिलकर लड़ें, सीट शेयरिंग पर बातचीत हो, साथ में रैलियां हो, एक मैसेज, एक नैरेटिव जाए, मुद्दों पर हम बात करें और जब नंबर सामने आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। जाहिर सी बात है जिसका नंबर बड़ा होगा उसके ऊपर सहमति बनती हुई नजर आएगी। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं कि ऑफ कैमरा ऑन कैमरा शायद कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछली मीटिंग्स में जो बातें बाहर आई हैं जिससे कुछ इस तरह की खबरें, कुछ नेगेटिव खबरें मीडिया में आई, लेकिन उसी वजह से खासतौर पे 3 राज्यों के जो इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो कुछ नेताओं के इंडिया गठबंधन से जो जुड़े हुए हैं उनके जिस तरह के बयान आए, तो अभी बहुत केयरफुल होकर इन तमाम बातों को कहा जा रहा है। तो ये प्रस्ताव जरूर रखा गया और ममता बनर्जी की तरफ से केजरीवाल ने इसमें अपनी सहमति दिखाई, लेकिन 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ तमाम हमारे वरिष्ठ साथी मौजूद हैं, पैनलिस्ट साथी मौजूद हैं, उनको भी स्क्रीन पर ले आइए, उनसे भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रही हैं और देखिए हमारे साथ इस वक्त 4 और वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। शकील अख्तर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिन्हा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं और साथ में जुड़ी हुई हैं बुशरा खानम जी, सीधे उसी जगह से, अशोका होटल से, जहां पर ये कार्यक्रम आज समाप्त हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्यक्रम जो कहा जाए तो वो आज हो रहा था। आप चारों हमारे साथी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। और लगातार दिन से हम चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं पल पल की रिपोर्ट और उस रिपोर्ट में देखिए बहुत सारी बातें आई, लेकिन उसके साथ एक बात और आई है, ईवीएम की चर्चा। शकील अख्तर जी जुड़ गए हैं तो शकील अख्तर जी के पास शायद और भी ज्यादा कुछ खबरें होंगी, उन तक आऊंगा, लेकिन ईवीएम की चर्चा और ईवीएम पर प्रस्ताव निलंबन पे भी, और उसके अलावा एक बात जो सामने आई है कि ममता बनर्जी ने कहा है, उनके हवाले से एक खबर आ रही है कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने चुनाव लड़ती आई हैं, दोनों पार्टियां, वहां कांग्रेस लड़ेगी चुनाव बीजेपी के सामने, यह प्रस्ताव भी है। अब आगे 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से महारैली की शुरुआत होने वाली है, यह भी है। और आज से ठीक तीसरे दिन यानी 22 तारीख को निलंबन के खिलाफ, जो 151 सांसदों का निलंबन हुआ है, उसके खिलाफ एक पूरे देश भर में रैली होने वाली है। पूरे देश में रैली नहीं बल्कि विरोध प्रदर्शन होने वाला है इंडिया गठबंधन की तरफ से। तो और कुछ क्या कुछ है, बुशरा जी फिर से जुड़ेंगी, बैटरी थोड़ा लो है, आप जान ही चुके हैं, तो उनको फिर से जोड़ेंगे। लेकिन उससे पहले शकील अख्तर जी आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ आप देख रहे हैं, लगातार आप भी नजरें बनाए हुए हैं इस रैली पे। बुशरा जी भी जुड़ गई हैं दोबारा, लेकिन पहले शकील अख्तर जी कैसे, क्या कुछ देख रहे हैं आप? देखिए राजीव जी, बहुत अच्छी बात है, सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस का नेतृत्व जो है इंडिया गठबंधन ने स्वीकार किया है। आज जो ममता बनर्जी का प्रस्ताव था और अरविंद केजरीवाल का उसको समर्थन था, उसका सीधा मतलब यह है कि अब वो लोग ये मान गए हैं
कि ये जो इंडिया गठबंधन है इसका सबसे बड़ा दल कांग्रेस है और कांग्रेस का ही नेता कोई जो है वो इसको लीड करेगा। अब ये अलग बात है कि ये बहुत अर्ली स्टेज है, न इसके लिए कांग्रेस तैयार है और न, जैसा कि आपने सीताराम सुना, सीताराम येचुरी कह रहे थे कि अभी ये बात कहीं नहीं है। तो सबसे पहली बात है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के बाद ही नेतृत्व का सवाल पैदा होगा। अभी इन सारी चीजों को तूल देना सिर्फ खबरें बनाने के मकसद से है और इसका कोई और बड़ा उद्देश्य नहीं है कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। मीडिया यही चाहता है कि इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, बीजेपी भी यही चाहती है कि इस विषय पे ज्यादा से ज्यादा चर्चा हो, मगर कांग्रेस जानती है अच्छी तरह और इंडिया गठबंधन के ज्यादातर दल भी जानते हैं अच्छी तरह कि ये मुद्दा अभी बात करने का है नहीं है। अभी जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि किस तरह इंडिया गठबंधन लोगों तक अपनी बात पहुंचाए। अभी हो क्या रहा है कि काम तो कांग्रेस भी अच्छा कर रही है, तीनों राज्यों में किया उसने, 40% वोट भी मिले, मगर जीत नहीं पाई। इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी कर रहे हैं, लेकिन बात का थोड़ा सा हिस्सा जनता तक पहुंच रहा है, मीडिया उसको पहुंचाता नहीं है और गठबंधन के पास या कांग्रेस के पास कोई दूसरा साधन अभी तक नहीं है या उसको वो निकाल नहीं पाए हैं कि किस तरह जनता तक अपनी बात पहुंचाए। तो इसलिए जो 8-10 बड़ी रैली करने का फैसला किया है ये एक बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट जनता के पास जाना। राहुल ने जब अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी तब उन्होंने यही कहा था कि मैं ये यात्रा इसलिए कर रहा हूं कि सदन के अंदर माइक बंद कर दिया जाता है, मीडिया छापता नहीं है, तो हम लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। तो इसके दो ही माध्यम होते हैं, एक नेता सीधे जनता के पास जाए और दूसरा जो है कार्यकर्ता जो है वो जनता के पास जाए। तो इसके लिए कांग्रेस को भी और गठबंधन के जो दूसरे दल हैं उनको भी अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करना पड़ेगा कि कार्यकर्ता घर घर जाकर पार्टी की बात करें। आपको याद होगा कि इंदिरा गांधी के टाइम में कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत था कि वो हर घर घर जाता था और वहां लोगों तक अपनी बात पहुंचाता था। ये जो मीडिया है जिसको हम राइटिस्ट मीडिया कहते हैं, जिसको हम प्रतिक्रियावादी मीडिया कहते हैं, ये हमेशा से दक्षिणपंथियों के साथ रहा है, प्रतिक्रियावादियों के साथ रहा है। सरकार अगर किसी दूसरी पार्टी की है तो थोड़ा बहुत मजबूरी में उसकी बात कह देता था, मगर मन से ये कभी भी जो है प्रोग्रेसिव ताकतों के साथ नहीं रहा है। इसीलिए इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं का प्रीविपर्स खत्म किया, तो ये सारा मीडिया उनके खिलाफ आ गया था। खैर, तो आज की तारीख में ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक, 8 या 10 मीटिंग करना और इसकी शुरुआत पटना से। आपको याद ही होगा कि पटना में ही इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग हुई थी और ये तो सब जानते ही हैं कि गांधी मैदान का क्या महत्व है। गांधी मैदान में जो भी मीटिंग होती है वो कहां दूर दूर तक पहुंचती है। गांधी मैदान बहुत बड़ा है, विशाल है, 4-5 लाख लोग से कम अगर उसमें आते हैं तो मालूम ही नहीं पड़ता कि लोग आए हैं। और ये ताकत नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में, लालू यादव में है कि पूरा गांधी मैदान वो भर सकते हैं। तो वहां से मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। इसके अलावा जो एक खास बात है कि जिस तरह सरकार ने निलंबन किया है विपक्ष का, वो तो चलो ठीक है, ये विपक्ष है, मगर उन्होंने अपने ही लोगों को, आडवाणी को और जोशी को, राम मंदिर के उद्घाटन में आने से मना करवा दिया कि आप ना आए, आपकी उम्र ज्यादा हो गई है, कृपया घर बैठे। सबसे ज्यादा संस्कृति और परंपराओं का नाम ये पार्टी लेती है, सबसे ज्यादा बोलती है कि बुजुर्गों का सम्मान करो। आडवाणी और जोशी केवल बुजुर्ग और वरिष्ठ नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया और आज यहां तक लाए हैं इसको। तो ये उनको भी भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि जोशी और आडवाणी के वहां जाने से कहीं मोदी जी का जो है प्रभाव कम न हो जाए। वो ये सोचते हैं कि ये दोनों वहां जाएंगे तो मीडिया इनकी तरफ भागेगा कि अरे आप ही लोग तो थे जो यहां तक लाए। तो आज वो अपने सारे अतीत को
और इतिहास को भुला देना चाहता है, जैसे नेहरू को भुला देना चाहता है, इंदिरा गांधी को। अभी आपने देखा कि उसकी सालगिरह थी बांग्लादेश विजय की, इंदिरा गांधी का कहीं नाम नहीं लिया गया, इंदिरा गांधी का नाम बाकायदा उड़ा दिया गया। तो इंदिरा गांधी और नेहरू का नाम भी उड़ाएंगे तो वाजपेयी, आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी का नाम भी उड़ाएंगे। और ये मैसेज जनता के साथ बीजेपी में भी जा रहा है। बीजेपी में आज यही बात हो रही थी कि ये तो ठीक नहीं है, हालांकि डर के बोल रहे थे लोग। पास आता हूं, दो मिनट दीजिए, थोड़ा सा बुशरा जी से कुछ और अपडेट ले लेता हूं। कुछ और अपडेट्स हैं बुशरा जी के पास में और इस पे हम चर्चा करेंगे। और खासकर आज जो बातें हो रही हैं दोस्तों, ये बात हो रही है इंडिया अलायंस यानी विपक्ष के गठबंधन पर, जो आज उनकी बैठक हुई, चौथी बैठक दिल्ली में। इससे पहले पहली बैठक से लेकर चौथी बैठक के बीच में जो कुछ आया है उसमें सबसे बड़ी बात आज ईवीएम पर प्रस्ताव पारित किया गया है। ईवीएम को लेकर चर्चा यह भी कि ममता बनर्जी ने दो महत्वपूर्ण बातें रखी हैं। पहली बात कि इंडिया अलायंस की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हमारा प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन हो तो उसका नाम सामने लाते हुए उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम रखा। उस प्रस्ताव को जो सेकंड करना होता है, समर्थन करना होता है, वो आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन इसको खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ती है वहां कांग्रेस सीधे लड़ेगी, हमको वहां सीटें नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ी बात है। कुछ और अपडेट है तो बताइए इस पे बुशरा जी, इस पे और भी क्या कुछ कहा जा रहा था और ईवीएम को लेकर और भी चर्चा हुई क्या? मीडिया को लेकर भी चर्चा हुई है क्या? क्योंकि मीडिया को के बारे में बहुत खिन्नता है, बहुत दुखी मन से जब भी बात कीजिए तो विपक्ष के लोग चर्चा करते हैं। उस पर भी कोई चर्चा? जी, तो राजीव जी वही मैं आपको बताना चाह रही थी। दरअसल देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई और उसके बाद जब अलग अलग नेताओं से बात करने के लिए मीडिया इकट्ठा हुआ, तो आप ये देखें कि किस तरह से ये लोग एक एजेंडे के तहत काम करते हैं, ख़ासतौर पर जिसको सरकारी दरबारी मीडिया कहा जाता है, और किस तरह की हेडलाइंस मैनेजमेंट जो है वो की जाती है कि सारा फोकस जो सवालों का था वो ये कि कैसे धनखड़ साहब की मिमिक्री करते हुए टीएमसी के एक सांसद जो हैं वो नजर आ रहे थे और धनखड़ साहब ने क्या कहा और राहुल गांधी उनका वीडियो बना रहे थे। इसी को लेकर ही लगातार सवाल पूछे गए। जब इसका जवाब नहीं दिया गया उसके बाद फिर सवाल पूछे गए, अलग अलग मीडिया हाउसेस की तरफ से सवाल पूछे गए, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से ये तय था कांग्रेस की तरफ से, इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से कि इसको लेकर किसी तरह की कोई बात नहीं करनी है। कितना भी पूछा गया उन्होंने एक तरह से अग्रेसिव अंदाज में, खासतौर पर मैं नासिर हुसैन साहब की बात करूंगी जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनकी तरफ से एक तरह से थोड़ा अग्रेसिव स्टैंड लेते हुए उन्होंने कहा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि इतने बड़े पैमाने पर सांसदों को सस्पेंड किया गया है, इस पर बात करिए, इस पर आप सरकार से सवाल पूछिए कि क्यों नहीं अमित शाह पार्लियामेंट में आकर जवाब देते हैं, किस तरह से जो राष्ट्रीय सुरक्षा का ये पूरा मामला है, किस तरह से संसद में जो सुरक्षा जो है उसमें सेंध लगी है, इसको लेकर आप सवाल पूछिए। तो एक तरह से थोड़ा मीडिया को दबे अल्फाज में ही सही लेकिन थोड़ा सा लताड़ते हुए नजर आए कि आप किन चीजों को उठा रहे हैं। और आप ये देखिए कि शुरू से आप ये देख भी रहे हैं कि जी शुरू से आप ये देख भी रहे हैं कि किस तरह से ये जो मसला है इसको लगातार बेवजह जो है वो तूल दी जा रही है। और बात ये होनी चाहिए कि कैसे इतनी बड़ी तादाद में सांसदों का जो है वो निलंबन किया गया है, इस पर लेकर बात हो। कुछ टेक्निकल ग्लिच हो रही है, मैं आपके पास लौट रही हूँ राजीव जी, जरा मैं उसको सॉर्ट आउट कर लेती हूँ, मैं आपके से फिर से जुड़ती हूँ। जरा कुछ टेक्निकल ग्लिच हमारे साथ बनी हुई हैं, उन तक हम अलग अलग मसलों पे बात करने के लिए पहुंचते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त अनिल सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सीधे आपके पास आना चाहता हूं और सबसे बड़ी बात यहां की इंडिया गठबंधन की बैठक और यहां से निकल के दो बातें महत्वपूर्ण रूप से जो आज चर्चा में छाई रही। पहली बात ईवीएम, दूसरी बात सांसदों के 151 सांसदों का निलंबन, एक दो नहीं बल्कि थोक के भाव सांसदों का निलंबन, छोटी मोटी बात नहीं, ये दो बातें। और इसके अलावा मीडिया पे भी चर्चा, इसके अलावा आने वाले समय की रणनीति क्या हो, चर्चा ये भी कि हमारी साझा बैठकें, साझा रैलियां कितनी हो, कहां हो, इन सब पे भी। और जो खबर निकल के आ रही है कि
8 से 10 रैलियां होंगी, जैसा शकील अख्तर साहब भी कह रहे हैं। और साथ साथ 30 जनवरी को आप जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डे है 30 जनवरी, और उस दिन गांधी मैदान में, पटना के गांधी मैदान में साझा रैली करने की बात कैसे देखा जाए और यहां से कितनी मजबूती आप देख पाते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई थी इस रैली, इस आज की बैठक में, उसको भी लेकर के क्या कुछ आप देखते हैं अनिल जी? अर्जुन खड़गे वाली बात आप समझ लीजिए कि उन्होंने जो मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने सिर्फ इंडिया गठबंधन की बात नहीं है, ये मतलब इंडिया मतलब कांग्रेस के भीतर के भी क्वेश्चंस उन्होंने जिस तरह से उसको सुलझाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और इसके पहले आप देखिए क्या कि जो मध्य प्रदेश और 3 राज्यों मतलब बाकी 5 राज्यों के कहा जाए, लेकिन 3 हिंदी पट्टी में जिस तरह की हार हुई, और उसके पहले जो स्थिति थी मतलब इंडिया गठबंधन की जो एक तरह का कमलनाथ और अखिलेश और इस तरह से जो एक कमजोरी आ गई थी, उसको बहुत जल्दी ओवरकम कर लिया। और उन्होंने, मुझको लग रहा है क्या कि इसके ठीक पहले जो फेरबदल किए गए हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, वो भी इसी दृष्टि से किए गए कि वो जो त्रुटि लग रही थी कि वो एक विवाद था, उसको उन्होंने अंत कर लिया। एक तो आप समझ लीजिए क्या कि मजबूती का तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि 28 दलों मतलब कोई ऐसा दल नहीं है जो शामिल नहीं हुआ, मतलब कोई ध्यान में नहीं आता कि कोई दल शामिल हुआ है। और रेंज इसका देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोगों को बताना, ये जो रेंज है, आइडियोलॉजिकल रेंज है इंडिया गठबंधन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। CPI-ML से लेकर के आप दूसरी तरफ ममता बनर्जी और केजरीवाल, मतलब मैं 2 अगर एंड लिया जाए, मैं केजरीवाल जी के बारे में कहूंगा कि एक तरह से बहुत क्लोज है वो राइटिस्ट ये के मतलब आइडियोलॉजी के, और हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं भी माना जाए तो थोड़ा उनका सॉफ्ट हिंदुत्व तो है ही। और दूसरी तरफ CPI-ML है। ये जो रेंज है, जो कोलिशन का रेंज है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये हमको याद दिलाता है कि ऐसे जब रेंज अगर आते जैसे 1967 में हुआ या 74 में हुआ, तो जो भी डोमिनेंट पार्टी जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है उसको बड़ा चैलेंज मिलता है। तो उस हिसाब से अभी जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट है लेड बाय बीजेपी, उसको एक इतना बड़ा आइडियोलॉजिकल चैलेंज हमको नहीं लगता है क्या कि कोई दे पाता। उसको उन्होंने मतलब सबको साथ किया है और उसको मजबूत बना लिया। एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज मुझको लगती है। दूसरा मुझको इंपॉर्टेंट चीज लगता है कि आप देखिए क्या है कि उनको मौके भी दे रही है बीजेपी। जिस तरह से 151 सांसदों को उन्होंने किया है, उससे आपको पता चलता है कि जो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स है कंट्री का, वो कितना बड़ा हो गया है। क्योंकि अभी आप देख लीजिए क्या कि वो 3 जो कानून पर जो कानून जो CRPC, IPC और जो एविडेंस एक्ट को के बदले जो ला रहे हैं, उसको पास होना है इस संसद में। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन का बिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है मीडिया की आजादी और इसके हिसाब से, वो बिल पास होने हैं। और ऐसे समय में उन्होंने चुना, मतलब 1-2 सांसद, आज मैं सुन रहा था राम गोपाल यादव जी को, वो बोल रहे थे क्या कि भाई मैंने तो कोई नारे भी नहीं लगाए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, तो मुझको क्यों उन्होंने कर दिया। और उन्होंने चुन कर सारे जो इंपॉर्टेंट सांसद हैं, उसमें आप देख लीजिए कि लोकसभा में जो सबसे बड़े दल के नेता उनको भी उन्होंने निकाल दिया। तो एक तो इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स का है, वो तो मतलब उसको चैलेंज को उन्होंने टेकअप किया है। और ईवीएम और इसका मामला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो हार हुई है इसको पर बहुत लोगों को संदेह है कि किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया है। तो ये भी मतलब मुझको लग रहा है कि देख लीजिए ज्यादा उनको कोई बहस करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3-4 घंटे में उन्होंने किया, सारे दल इकट्ठा थे और सब लोगों का जो कोऑर्डिनेशन था वो कंप्लीट था। ये भी एक जो कहीं हमारे पहले ने वक्ता ने कि ये इंपॉर्टेंट है कि लीडरशिप जो है कांग्रेस की उन्होंने स्वीकार कर ली। एक तरह से जो खड़गे का उन्होंने प्रस्ताव किया वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कि अभी तक ऐसा मीडिया को, जो गोदी मीडिया आप जिसको कहते हैं, या जो मतलब जिसको आप कह सकते हैं गोदी सरकारी मीडिया, कई तरह के नाम चारण मीडिया कह सकते हैं, वो उन लोगों का यही इसी पे था
कि कांग्रेस की लीडरशिप लोग ने आज दिन भर के, आप आज की भी खबरें आप देखेंगे तो लगातार वो कमलनाथ वर्सेस अखिलेश और ममता बनर्जी क्या चाहती थी, और पोस्टर्स लगे हैं नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने के, ममता बनर्जी को टीएमसी चाहती है प्रधानमंत्री बनाना, ये सब तरह की खबरें। मतलब जो विभाजन है, वो लोग विभाजित हैं, वो लोग किसी का नेतृत्व स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि वो ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है बड़ा दल है ये। और इसमें आ भी रहा था कि फर्स्ट अमंग इक्वल्स, मैं कोई अंग्रेजी चैनल देख रहा था कि कांग्रेस फर्स्ट अमंग इक्वल्स है या नहीं, जो मुद्दा उनके यहाँ डिबेट में नहीं है वो मुद्दा कर रहे थे। और दूसरी तरफ अभी आप देखिए एक और हुआ कि ये जो मिमिक्री वाला मामला जो बता रही थी बुशरा, उसका पहले स्रोत कहां से आया? पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया, उस वीडियो को, और वो फिर पूरे मतलब मीडिया का सबसे टॉकिंग पॉइंट, आज दिन में इतनी बड़ी बैठक हो रही है, वो उनका इसके पहले वाला वीडियो क्यों नहीं वो गोदी मीडिया दिखा रहा है, जिसके बारे में काफी चला, और जिस तरह से उपराष्ट्रपति जी मोदी जी के सामने मतलब क्या कहा जाए उस तरह से खड़े थे, तो वो मीडिया भी साथ साथ चला है ना। तो ये मिमिक्री वाला मीडिया, और उसमें कहा मतलब वो जो धनखड़ ने कहा उसी को दोहरा रहे हैं कि राहुल गांधी बना रहे थे मतलब कांग्रेस के सबसे बड़े नेता पिक्चर। अब उसका क्या किस तरह से है, वो क्या पूरा वीडियो उन्होंने बनाया है या अलग से इसका वीडियो बना रहे थे, वो किसी को मालूम नहीं है। वो अगर आए तो पता चलेगा कि वो तो जो प्रोग्राम चल रहा था उसका वो पूरा वीडियो बना रहे होंगे। तो इस तरह से, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी भी वो जो बात कही शकील साहब ने कि बात पहुंचाने की है। अभी आप 12 तारीख को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो आई है रिपोर्ट, उसमें 74% हिंदुस्तान के आदमी को पूरा मतलब ढंग का, जिसको हेल्दी डाइट कहते हैं, वो खाना नहीं मिलता है। ये है यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। और 53% लोग जो है औरतें एनीमिक है, मतलब उनको खून की कमी है। और बाकी रिपोर्ट की बात मैं नहीं करूंगा, ये दो महत्वपूर्ण बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। और बांग्लादेश हमसे करीब करीब 10% मतलब 66% लोग ही हैं जो वहां पर जिनको हेल्दी डाइट नहीं मिल रहा है। वो हमसे कितना नीचे, मतलब उन्होंने अपने को कितना सुधारा। आप ध्यान कीजिए कि बांग्लादेश जब आजाद हुआ था उसके बाद कितनी बड़ी तरक्की की उसने। और हाँ ये आप मतलब कि इनको सीना फुलाने के लिए हो सकता है कि पाकिस्तान 82% लोग हैं, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान के रास्ते जा रहा है, ये इसको समझना चाहिए। वो सिर्फ राजनीति और धर्म की राजनीति में नहीं है, बल्कि ये जो हमारी तरक्की है उसमें भी हम उधर जा रहे हैं। ये कहने में हिचकिचाहट होती है मीडिया को, उसको ये बताना जरूरी है। ये सब बातें कांग्रेस ये को इंडिया गठबंधन को बताना होगा। जी, बहुत सारी बातें जो इंडिया गठबंधन को जनता के बीच पहुंचाने की जरूरत है। और इस बीच जो खबरें वहां से आ रही थी, लगातार हम कवरेज कर रहे थे, आपको दिखा रहे थे। और वहां हमारी वरिष्ठ सहयोगी बुशरा खानम जी मौजूद थी और पल पल की रिपोर्ट उनके जरिए हम आप तक पहुंचा रहे थे। और सबसे बड़ी बात की वहां जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसमें ईवीएम पर भी प्रस्ताव पारित हुआ है। और इंडिया गठबंधन का कहना है कि ईवीएम को लेकर हम अभी तक इलेक्शन कमीशन से समय मांग रहे हैं, समय नहीं मिल रहा मिलने का, लेकिन इस पर एक आंदोलन छेड़ने की बात चल रही है। और बहुत सारी बातें अंदर खाने दबाई भी गई हैं, उसको मीडिया में लाने की जो कोशिश पहले होती थी वो कोशिश नहीं की गई है, इसलिए भी क्योंकि कुछ चीज़ें अंदर रहें, चुपचाप रहें, ताकि बीजेपी के सामने ये बातें न जाएं, ये भी कहते हुए सुना गया। लेकिन सबसे बड़ी बात की ईवीएम है, फिर निलंबन है, फिर आगे जनता के बीच कैसे जाया जाए ये मसला है, कैसे अपनी बात को जन जन तक पहुंचाया जाए, इन सब को लेकर के क्या रणनीति होनी चाहिए। सीट शेयरिंग पर पूरा फॉर्मूला यहां आज तय हो चुका है, कौन कहां कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सब कुछ अंदर खाने ये लोग तैयार कर चुके हैं, तय कर चुके हैं आज। लेकिन उसमें से कुछ बातें ही मीडिया तक पहुंचाई गई हैं। लेकिन ममता बनर्जी के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी जिन जिन राज्यों में आमने सामने चुनाव लड़ते आए हैं वहां इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कांग्रेस के भरोसे खड़ा होगा। ये छोटी बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, ऐसे तमाम राज्य वहां कांग्रेस और इंडिया गठबंधन, कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट खड़ा करेगी।
ये छोटी मोटी बात नहीं है। और ऐसे ही और भी दूसरे राज्यों में, लेकिन उधर वेस्ट बंगाल में यानी पश्चिम बंगाल में क्या होगा, फिर इधर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, उत्तर प्रदेश को लेकर भी अखिलेश यादव ने अपनी बातें रखी हैं। उसके अलावा आने वाले समय में कौन कौन सी बातें क्या 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 कहां कैसे निकल के आएंगी, इस पर आरजेडी के नेता और प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी के मनोज झा ने भी अपनी बात रखी थी और उन्होंने कुछ जानकारी भी मुहैया कराई है। जरा मनोज झा के उस बाइट को ले आइए, उसको सुन लेते हैं। उसमें कुछ ऐसी बातें वो बता रहे हैं कि आने वाले समय में कितने दिनों में हम सब कुछ धरातल पे ले आएंगे, ग्राउंड पे ले आएंगे। जरा सुन लेते हैं मनोज झा क्या कुछ कह रहे हैं। कुछ हुई मोटा मोटी बहुत साफ साफ बात हुई। एक मिनट मैडम, सीट शेयरिंग मास कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम 20 दिन के अंदर सब शुरू। सर, कन्वीनर बनाने को लेकर कोई बातचीत? कोई बातचीत कन्वीनर को लेकर नहीं, कोई बातचीत। सर बहुत यार सर सीट बहुत सक्सेसफुल। सर सीट शेयरिंग रैली सब 3 हफ्ते में सब डिसीजन हो जाएगा पक्का। तो सुन रहे थे आप, सीट शेयरिंग से लेकर तमाम मसलों पे अगले 3 सप्ताह में यानी 21 दिनों में सारी चीजें धरातल पे आ जाएंगी, ग्राउंड पे आ जाएंगी, हमारे आपके सामने आ जाएंगी। लेकिन उसके अलावा जो बातें आ रही हैं उसमें कुछ चीजें खुल के इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दी गई हैं और कुछ बातें रख ली गई हैं और इसमें चर्चा जो है वो सब होती रही है। जरा आना चाहता हूं हमारे तमाम जो पैनलिस्ट साथी हैं उनके बीच, और रविकांत जी भी शायद जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनको भी स्क्रीन पे ले आइए। और संजय कुमार सिंह साहब, आपके पास आना चाहता हूं, कैसे देखते हैं आप इस बैठक को ओवरऑल? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए प्लीज। मुझे लगता है कि बैठक यही होनी थी और बढ़िया रही, और ईवीएम सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था और सांसदों का निलंबन बेशक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। तो दोनों पे बात हुई और दोनों पे सही निर्णय है। और ईवीएम का मामला तो क्लियर ही है कि उसमें वो मिलेंगे ही नहीं इलेक्शन कमिश्नर, तो क्या होगा और कैसे क्या होगा तो वो तो आगे देखा जाए। तो कांग्रेस की तैयारी ठीक है, गठबंधन की तैयारी ठीक है, लेकिन मीडिया जो उसमें बीच में लगाता रहता है कि सहमति नहीं है तो ये कैसे होगा वो कैसे होगा, वो अपनी जगह है, मीडिया अपना काम कर रहा है। तो मुझे जो लग रहा है संजय जी, हम भी मीडिया का एक पार्ट है। अब जिसको देखना है दूध का दूध और पानी का पानी कर लें। अभी मीडिया का एक धरा जो है वो ये दिखा रहा है कि नीतीश कुमार और लालू यादव नाराज होके चले गए। ये सब चलता रहेगा। लेकिन आप इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी, आपका स्वागत करता हूं प्रोफेसर साहब इस कार्यक्रम में। संजय जी, ओवर टू यू। आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही कि जब यहाँ खड़गे जी ने मना कर दिया कि वो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा होंगे, तब वहां मंदिर के उद्घाटन में आडवाणी जी को जाने के लिए मना किया गया। तो दोनों ये खुद मना कर रहे हैं और उनको मना किया जा रहा है। तो ये दोनों पार्टियों के चाल चरित्र और चेहरे का अंतर है जो लोगों को देखना समझना चाहिए। तो अभी तक की जो बीजेपी की जो तैयारी है, मैंने इंडिया गठबंधन की जो तैयारी है वो तो अपनी जगह, लेकिन आज के अखबारों से बीजेपी की जो तैयारी नजर आ रही है या अखबार जैसे चाह रहे हैं कि हो जाए, वो ये लग रहा है कि पहले तो इन लोगों ने कांग्रेस के नेताओं को बदनाम किया कि करप्ट हैं, पैसे कमाते हैं वगैरह वगैरह। उसमें ये अभी जो सांसद के यहाँ छापा पड़ा, उनको 350 करोड़ रुपए मिले, कैश मिला, वो कोई अपराध नहीं है, लेकिन अब उसको भी मामला बना दिया गया। तो इस हिसाब से ये एक तो लाइन चल रही है कि कांग्रेस में सब लोग भ्रष्ट हैं, और दूसरे मोदी जी की गारंटी कि वो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अब इसमें दम है या नहीं है, या पिछली गारंटी का क्या हुआ, वो सब की चर्चा किए बगैर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मोदी जी अगर एक बार और आ गए तो भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। ये अमर उजाला में आज 8 कॉलम की खबर छपी है और प्रधानमंत्री ने कह दिया, छप गई। मतलब अब तो उनकी खबर इसलिए नहीं छपनी चाहिए कि पिछली बार वो गलत साबित हुए, लेकिन वो जो कह दे रहे हैं और कुछ भी कह दे रहे हैं उसको 8 कॉलम में छापा जा रहा है। तो मीडिया का जो समर्थन है वो इस हिसाब से है कि पहले कांग्रेस को भ्रष्ट साबित करो और फिर कहो कि अगर हम आ गए तो उनको ठीक करेंगे। तो पिछली बार ये मुल्लों को टाइट करने के लिए आए थे और इस बार भ्रष्टाचारियों को टाइट करने के लिए आ जाएंगे। तो इनकी उम्मीद यही है कि इससे वोट मिल जाए।
अब उसमें कितना दम है वो सब हम लोग समझते हैं। तो इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है वोट मांगने का, ये अब दिखाई देने लगा है बिल्कुल साफ। और चुनाव जीत गए तो ठीक है, जीत गए, वोट मिल गया, लेकिन वोट कैसे मिला ये तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो ईवीएम अपनी जगह है और ये सब बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है। और अगर इंडिया गठबंधन उसको मिलाए और जैसा कि कहा गया है कि डिटेल चिट्ठी लिखेंगे, तो अगर ये सब होता है, अखबार छापे न छापे वो अपनी जगह अगर चिट्ठी जाएगी तो वो जाहिर है कि पब्लिक डोमेन में आ जाएगा कि क्या क्या गड़बड़ है। तो मुझे लगता है कि इससे काफी फर्क पड़ेगा। और जो इनके दावे हैं, जब इंडिया गठबंधन मीटिंग करने की बात कर रही है तो जाहिर है जनता तक ये सब बात पहुंचेगी कि ये सिर्फ बोलते हैं करते नहीं है वगैरह वगैरह। और मीडिया की साख अपनी जगह है, वो तो खराब हो ही चुकी है, तो सबका असर होगा। और मुझे लगता है कि स्थिति काफी अच्छी है और हम लोगों को आगे के लिए इंतजार करना चाहिए कि क्या होगा। गांधी मैदान से मीटिंग करना, 30 जनवरी को करना, उसका अपना महत्व है, पॉलिटिकल और वैसे भी स्ट्रेटेजिक दोनों। तो वो सब देखते हैं कि क्या होता है आगे और फिर चलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यहां यही है कि मीडिया को लेकर पिछली मीटिंग जो मुंबई वाली मीटिंग थी उसमें भी बहुत गंभीर चर्चा हुई थी और मीडिया को लेकर आज भी बहुत गंभीर चर्चा हुई है। और इसके अलावा आज जो एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई है वो ईवीएम को लेकर हुई है। एक तरफ ईवीएम, दूसरी तरफ मीडिया, इन दोनों मसलों पर गंभीर चर्चा हुई है और इसको लेकर एक्शन प्लान भी तैयार हो चुका है कि आगे क्या कुछ करना है। और जैसे ही ये गठबंधन पूरा ग्राउंड पे आएगा, महा रैली में ये गठबंधन तब्दील होगा, कुछ रैलियां करेगा, उसके बाद से एक मोमेंटम तैयार होगा, आप ये तय मानिए। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास, किस हिसाब से आप देखते हैं आज की बैठक को और उसमें जो प्रस्ताव आए हैं वो प्रस्ताव आप तक तो पहुंच ही गए होंगे और उस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ईवीएम को लेकर है। ईवीएम में इनका साफ साफ प्रस्ताव यही है कि आप हाइब्रिड कीजिए, कोई बात नहीं, हाइब्रिड बैलेट पेपर मतलब आप जो वीवीपैट है उसमें से पर्ची निकलवाइए और मैंने वोट दिया तो मैं वो देख करके जाके डालूंगा, उसकी एक कॉपी हमारे पास रहे और पूरे 100% वीवीपैट की काउंटिंग होनी चाहिए, ये कहा गया है उस प्रस्ताव में। और उसके अलावा मीडिया को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित किया गया ममता बनर्जी की तरफ से, जिसको उन्होंने अभी खारिज कर दिया है। पहला फोकस जो है वो चुनाव को जीतना है, उन्होंने बताया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और चौथी बात कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं वहां कांग्रेस को ही हम वहां रखेंगे, वहां आपसी लड़ाई नहीं होगी कि नहीं जी यहां हमको 10 सीटें दीजिए। चले गए उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जी कि नहीं जी मुझे 10 सीट दे दीजिए क्योंकि हमारा भी कुछ जनाधार यहाँ पे है, वैसा नहीं होगा, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। आगे देखते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग को, जैसे भी आप सुन रहे थे मनोज झा को, उन्होंने भी कहा कि सारे मसलों पे हमने आज चर्चा कर ली है, 3 सप्ताह में सब कुछ हम ले आएंगे सामने। कैसे देखते हैं राजीव जी? गोदी मीडिया के सपनों पर पूरा पानी फेर दिया आज इंडिया अलायंस की बैठक ने। जरा उनके चेहरों को आप देखिए कि वो क्या सवाल कर रहे हैं। एक सज्जन पूछ रहे थे कि राहुल गांधी क्यों नहीं मना कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अब ये सवाल कहां से आ रहा है? दूसरी तरफ आप जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए जो लोग मीटिंग से निकले। ये जो 3 राज्यों की हार का घटाटोप छाया हुआ था, आज जब ये लोग गए हैं मीटिंग में तो वो उस हार को पीछे छोड़ के गए थे और आगे की लड़ाई के लिए बिल्कुल तैयारी के साथ और उस मूड के साथ कि नहीं हमको लड़ना है और जीतना है। और उसमें एक दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव मैंने देखा, राहुल गांधी डी राजा का हाथ पकड़ के ला रहे हैं ये। और यहां तो अभी जो जिक्र किया, ये मना किया गया है आडवाणी जी को और जोशी जी को कि नहीं आए तो अच्छा है। और मोदी जी के लिए और ये जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी तो विष्णु के अवतार हैं। मुझे लगता है कि घर घर फोटो भिजवा दें, मोदी जी का कहें कि साहब विष्णु के अवतार हैं, अब इनका पूजा वूजा करिए। क्या मजाक बना दिया है आपने डेमोक्रेसी को, जिसकी चिंता कभी डॉक्टर अंबेडकर को हो रही थी कि भक्ति धर्म के मामले में तो मोक्ष का साधन है, लेकिन राजनीति में वो तानाशाही को पैदा करती। ये हम लोग देख रहे हैं। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण आज की बैठक और उस बैठक में जो आम सहमति के साथ जो चीजें सामने आई हैं, एक तो गोदी मीडिया की सबसे बड़ी चिंता थी कि साहब सीट शेयरिंग पर कैसे इनका बन जाएगा।
और सरेआम उनको घमंडिया कहा जा रहा था कि देखिए एक दूसरे का ईगो होगा। पानी फिर गया है, तय हुआ है कि जो पार्टी जिस राज्य में लीडिंग पोजीशन में है वो इनिशिएट करेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इनिशिएट करेंगे और वो सीट शेयरिंग करेंगे। बंगाल में ममता बनर्जी करेंगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी करेगी। तो ये जो पूरा बना है फ्रेमवर्क, इससे कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और इसलिए सारे लोगों ने कहा कि हम 10 से 15 दिन के भीतर 10 बड़ी रैलियां होने जा रही है, संयुक्त रैलियां। शायद पहली रैली पटना में कास्ट सेंसस के इश्यू पर, तो जहां से इंडिया अलायंस की शुरुआत हुई थी कास्ट सेंसस की भी, वहां पर एक बड़ा धमाका होने जा रहा है। और जिस उत्तर प्रदेश से जहां मैं भी बैठा हुआ हूं सौभाग्य से, वहां से दिल्ली का रास्ता तय होता है, लेकिन इस बार बिल्ली रास्ता काट गई है मोदी जी का जी। क्योंकि यहां तो मल्लिकार्जुन खड़गे आने वाले हैं, नीतीश कुमार भी आने वाले हैं, और स्मृति ईरानी की तो हवा बेहद टाइट है। राहुल गांधी का आजकल नाम सुन के ही भड़क जा रही है, क्योंकि पता है कि अमेठी में क्या होने जा रहा है। रायबरेली से प्रियंका गांधी आ सकती हैं। चारों तरफ से घेराबंदी मोदी जी की, और यहां पर इस बार कुछ नहीं चलने वाला है। महंगाई, बेरोजगारी, दलितों, आज भी कानपुर में एक बड़ा हमला हुआ है दलितों पर, रोज हो रहा है। उत्तर प्रदेश तो दलितों की उत्पीड़न में नंबर 1, तो नंबर 1 का तमगा लेकर के आ जाए मोदी जी चुनाव मैदान में, जहां 21.5% दलित है। और नीतीश कुमार जो उनकी बिरादरी 6 से 7%, अखिलेश यादव 9 से 10%, जयंत चौधरी, एक मजबूत किलाबंदी होगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और खड़गे जी अगर नगीना से लड़ते हैं तो फिर जाटाओ और जाट दोनों मिलकर के जो खेल करने वाले हैं, मोदी जी कहां बचेंगे। जो उनके अरमान है कि यहां से हम 70-72 सीटें लेके जाएं, क्योंकि बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में और कर्नाटक में, चारों जगह का जरा आंकड़ा आप जोड़ लीजिए। जब एनडीए था तो शिवसेना के साथ कितना पाए थे, बिहार में नीतीश कुमार के साथ मिलकर के कितना पाए थे, 40 में से 39। इस बार क्या मिलने जा रहा है, कितना मिलेगा? 2.5 में पहुंच जाए तो आप समझिएगा बहुत बड़ी सफलता। नॉर्थ ईस्ट में घुस नहीं पा रहे हैं, असम के ऊपर घुस सकते हैं मोदी जी क्या? दक्षिण का किला बंद हो चुका है, वहां डीके शिव कुमार जैसा चाणक्य बैठा हुआ है कांग्रेस का, जिसने कर्नाटक भी जीता, तेलंगाना भी जीता। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, और राहुल गांधी वो शख्स इस समय भारत की राजनीति का, जिसका दृष्टिकोण, जिसका मिशन और जिसका चरित्र सत्ता से के मोह से बिल्कुल दूर, देश को बचाने का इरादा, समाज में सौहार्द पैदा करने का संकल्प, ये लेकर के वो शख्स खड़ा हुआ है। और इसीलिए मिर्ची लग रही है बेचारों को कि राहुल गांधी क्यों नहीं मना कर रहे। राहुल गांधी ने कहा ही कब है? अब मीडिया वालों का, मैं तो उनका ही चेहरा जरा देख रहा था आज कि उनका क्या बनने जा रहा है, तो आप उसी से अंदाजा लगा। मैं बहुत सारी चीजें गोदी मीडिया के एंकर्स को देख करके पता करता हूं कि अब सही में क्या होने जा रहा है। तो अगर वो दिख रहा है हमको, तो फिर यहां जो मुस्कुराते हुए चेहरे और संकल्पबद्ध कि लड़ेंगे साथी और जीतेंगे भी, यही पूरा दिखा है राजीव जी। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें, सही बात है कि उस मीडिया के उस धड़े को देखकर समझ में आता है। और लेकिन यहाँ बहुत गंभीरता के साथ आप देखिए कि कुछ दिन पहले इंडिया गठबंधन की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी कि किनके मीडिया के किस किस एंकर्स के प्रोग्राम में नहीं जाना है। ये चुनाव से पहले, 5 राज्यों के चुनाव से पहले ये लिस्ट आई थी, और उसके बाद अब चुनाव खत्म 3 महीने के अंतराल में, 3 महीने के बाद ये मीटिंग होती है, और इस मीटिंग से बहुत कुछ निकल के आता है। एक बार फिर से आना चाहता हूँ शकील अख्तर जी आपके पास। शकील जी, और क्या कुछ अपडेट है इंडिया गठबंधन को लेकर, खासकर हम लोग बात कर रहे हैं, और उसमें भी अगर ये गठबंधन की पहली रैली, जैसा कहा जा रहा है कि 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान से करने जा रहे हैं। 30 जनवरी अपने आप में ऐतिहासिक दिन है, गांधी जी
की हत्या कर दी गई थी उस दिन, और उस लिहाज से देखिए, और गांधी मैदान है, और आप खुद बता रहे थे कि गांधी मैदान को भर देना अपने आप में एक चुनौती भी होती है, और अगर ऐसा हो जाता है तो इतिहास में दर्ज भी हो जाता है उस लिहाज से भी। और अगर ऐसा हो जाता है और यहां से एक रैली की शुरुआत होती है, गठबंधन की रैली की शुरुआत होती है, तो उसकी हनक कहां तक सुनाई देगी। और ये इसलिए सवाल है क्योंकि पटना से ही इस गठबंधन की नींव पड़ी है, बीजारोपण हुआ है वहां से, जो आज चौथी बैठक में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले तक खत्म हो चुका है और आगे अब धरातल पर लड़ने की बात हो रही है। शकील अख्तर जी, पटना की रैली कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। और पटना के गांधी मैदान को आज की तारीख में सिर्फ लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यही भर सकते हैं, और अभी काफी टाइम है उसमें, 1.5 महीना है करीब, और ये लोग भर के दिखाएंगे। और वहां से जो मैसेज जाएगा देश भर में, वो बहुत बड़ा मैसेज होगा। देखिए, ये पहली मीटिंग तो होने वाली थी भोपाल में, मगर कमलनाथ जी ने उसको नहीं समझा और वो कैंसिल कर दिया। अगर कमलनाथ वो रैली करा लेते तो शायद हो सकता था कि मध्य प्रदेश का भी नतीजा कुछ और होता, लेकिन उन्होंने इसको नहीं समझा। देखिए, विपक्षी एकता आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि सब लोग ये समझ रहे हैं कि अगर विपक्ष एक है तो हम फिर उसके साथ जा सकते हैं। लोग विकल्प ढूंढ रहे हैं। अभी जो सिन्हा साहब बता रहे थे, बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो आइडियोलॉजिकल रेंज है, ये इससे पहले वाकई 67 में और 74 में ही देखने को मिली है, कुछ हद तक 89 में भी देखने को मिली है, और कुछ हद तक अगर हम कहें 212 में भी देखने को मिली है, जब अन्ना हजारे के साथ भी ये सारे लोग एक हो गए थे। तो ये जो है जनता में बहुत बड़ा मैसेज पहुंचाती है ये, कि एक तरफ लेफ्ट, और लेफ्ट का कौन सा विंग, सीपीआई-एमएल जैसा, जिसके साथ खड़े होने को एक टाइम में सीपीआई-एम भी तैयार नहीं थी। सीपीआई हो गई थी, लेकिन सीपीआई-एम कहती थी कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो वो, और दूसरी तरफ जाहिर है कि केजरीवाल जैसे लोग भी हैं, और दूसरे और भी कुछ लोग हैं। तो ये जो है जनता के बीच में बड़ा सीधा मैसेज देती। तो इसका मतलब है कि अब विपक्ष जो है समझ गया है कि हमारी एकता बहुत जरूरी है, हमारे आपसी झगड़े हैं, तमाम तरह के मतभेद हैं, वो दूर हो जाएंगे, मगर उससे पहले मोदी जी का हटना जरूरी है। देखिए, संसद में जो हुआ पिछले 3 दिन में, उससे बहुत साफ मैसेज गया है कि अगर 2024 में मोदी जी आ जाएंगे तो विपक्ष फिर वहां होगा ही नहीं। अभी अभी पूरे सत्र के लिए निकाला है, फिर कब तक के लिए निकालेंगे, आने देंगे या नहीं आने देंगे, कहना बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा है किस तरह निकाला, हम रोज देख रहे हैं कि थोक के भाव में नाम लिया बाहर। रामगोपाल यादव का सही कह रहे थे अभी कि रामगोपाल यादव तो कभी बेल में आते ही नहीं है, बहुत सीनियर सांसद है, उनको भी निकाल दिया। तो ऐसे जाने कितने मेंबर हैं जो कभी भी कुछ करते ही नहीं है, बहुत शांत रहते हैं, बहुत अनुशासित रहते हैं, मगर सबको निकाल दिया। एक जो पिछली लिस्ट में निकाला था, मालूम है कि वो सांसद तो थे ही नहीं उस दिन, डीएमके के, उनको निकाल दिया था। तो ये मनमर्जी का काम है पूरा का पूरा, और इसको जो है अब विपक्ष समझ गया है और वो अब गियर अप हो रहा है। दूसरी जो बात है कि ईवीएम की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का ये प्रस्ताव है, मगर इससे पहले कांग्रेस अपने सम्मेलन में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था 7-8 साल पहले, उसमें एक प्रस्ताव पारित कर चुकी थी ईवीएम के खिलाफ। अब देखिए, उसमें क्या है कि थोड़ा सा इसको कांग्रेस को भी और विपक्ष को गंभीरता से लेना पड़ेगा। ईवीएम अगर मैनेज होता है तो कोई इंसान ही करता होगा ना उसको। तो कांग्रेस अभी तक एक कड़ा मैसेज नहीं दे पाई, या इंडिया गठबंधन नहीं दे पाई कि सावधान, इस तरह की कार्रवाई बंद हो। आपको याद होगा कि 2014 से पहले गडकरी के खिलाफ छापे पड़े थे, गडकरी के ऊपर, और गडकरी ने कहा था उस टाइम अफसरों से कि देखो अगर मेरे ऊपर छापे डाले तो मैं सत्ता में आया, वो सारे छापे ढीले पड़ गए थे। दूसरी जो एक खास बात है वो ये है कि 2024 तक तो ईवीएम रहेगा ना, ईवीएम हटने वाला नहीं है ना। तो आप क्या कर लेंगे? तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको 2 मैसेज बड़े सख्त देना है
एक मैसेज देना है चुनाव आयोग को, और कहते हैं कि चुनाव आयोग के पास भी इसका कंट्रोल नहीं है, वो कहीं और है जहां से बने हुए हैं ईवीएम, जो भी है। हम बार बार कहते हैं, इनसे भी बात होती है, कहते हैं कि करने वाला तो इंसान ही है ना कोई, तो आप उसको कड़ा मैसेज क्यों नहीं देते हो? और कर रहा है तो बेईमानी कर रहा है कि ये बेईमानी बंद कर दो। और दूसरा, ये मैसेज भी आपने अभी तक नहीं दिया कि अगर हम सत्ता में आ गए तो ईवीएम को हटा देंगे, हम ही लाए थे, हम ही हटा देंगे। कांग्रेस ही लाई थी इसको। आज तक मैंने नहीं सुना कि कांग्रेस ने कहा हो या इंडिया गठबंधन ने कहा हो कि हम ईवीएम को हटा देंगे, वापस मतपत्र के जरिए ही पोलिंग होगी। ये मैसेज भी इनको बड़ा साफ साफ देना चाहिए। तो ये आने के बाद क्या करेंगे, इसके लिए अभी तक कुछ बताया नहीं है इन्होंने। ये बात करते हैं अडानी की, ये बात करते हैं कि सारी जो सरकारी संपत्ति है प्राइवेट हो गई है, तो ये सब कहना। शकील साहब, आज तो बात हुई है, ईवीएम पे प्रस्ताव पारित हुआ है, तो अब इसको कैसे प्रस्ताव तो हमने कहा, प्रस्ताव तो 8 साल पहले भी हुआ था, वही तो हम कह रहे हैं बार बार। प्रस्ताव पास होने से नहीं होगा, आपको मैसेज देना पड़ेगा। प्रस्ताव 8 साल पहले कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ था, जो इससे बड़ा सम्मेलन था, उसमें प्रस्ताव पास हो। राहुल गांधी से बोले भी थे। बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको कड़ा मैसेज देना पड़ेगा कि हम ईवीएम हटा देंगे, ईवीएम से अब वोटिंग नहीं होगी, और जो करने वाले हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो देखिए, बिना कड़ाई करे अब काम चलने वाला नहीं है। ये ढीला ढाला रवैया जो है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, न इंडिया गठबंधन को न कांग्रेस को। इसलिए कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को अब थोड़े जो है नए तेवर के साथ जनता के बीच जाना होगा। आज दिखाई भी दे रहे थे ये लोग, नए तेवर के साथ दिख भी रहे थे, जो आप कह रहे हैं। इनके बॉडी लैंग्वेज से साफ समझ में आ रहा था कि आज का तेवर थोड़ा सा एक अलग अंदाज का साफ साफ दिखाई दे रहा था। और लगातार हम तो कवरेज कर ही रहे थे सुबह से इस पूरे इवेंट को, इस पूरी बैठक को, तो उसमें साफ ये समझ में आ रहा था। और आप तो बेंगलुरु वाले प्रोग्राम में भी जो इनका था, वो भी हम और आप साथ साथ हम लोगों ने कवर किया। हम और आप ने मुंबई के उसको भी कवर किया है, तो वो हम लोगों ने देखा ही। आना चाहता हूँ, हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं और सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई है उसकी, और उसमें महत्वपूर्ण बात कि आज एक प्रस्ताव ईवीएम को भी लेकर आया गया है, जिसमें बैलेट पेपर की बात हुई है, हाइब्रिड बैलेट पेपर का जिक्र उसमें आया है। और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि जो हम लोग कई बार चर्चा कर भी चुके हैं कि आप पर्ची निकालिए और जो वोटर है वो खुद पर्ची को वहां डाले, और ये बात, और 100% वीवीपैट से निकले हुए पर्ची की काउंटिंग हो, काउंटिंग जो है वो बड़ी ईमानदारी के साथ हो। ये तमाम बातें आई हैं। मीडिया को लेकर भी चर्चा हुई है। चर्चा जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे के प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के रूप में भी हुई है, और ममता बनर्जी ने इस प्रस्ताव को रखा था। अरविंद केजरीवाल ने भी इनका समर्थन किया था, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको खारिज कर दिया। ऐसी तमाम बातें आई हैं, और 2-3 बातें और आई हैं जो आपके सामने जल्दी से रखना चाहता हूं। एक ये कि 30 तारीख को, ये अभी आधिकारिक घोषणा नहीं है, लेकिन 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में एक संयुक्त रैली करने का प्रस्ताव भी है। प्रस्ताव ये भी है कि 28 तारीख को जो कांग्रेस की रैली होनी है नागपुर में, उस रैली में भी इंडिया गठबंधन के लोग हिस्सा लें, ये प्रस्ताव भी है। यानी कि अब जमीन पर काम करने का प्रस्ताव दिखाई दे रहा है। आज की मीटिंग में सीट शेयरिंग को लेकर तमाम मसले सुलझा लिए गए हैं, ये कहा गया है। और साथ साथ ये भी कहा गया है कि निलंबन जो हुआ है 151 सांसदों का, इसके खिलाफ 22 दिसंबर को, आज से ठीक 3 दिन बाद, हम पूरे देश में एक साथ इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये तमाम छोटी छोटी बातें आप तक रख रहा था। अब यहां से कैसे आप देखते हैं, और इस गठबंधन को मल्लिकार्जुन खड़गे जो बात रख रहे थे उसमें ये कह रहे थे कि हमारा पहला मकसद मोदी सरकार को हटाना है, हमारा पहला मकसद हमको जीत के आना है, उसके बाद हमारा कौन प्राइम मिनिस्टर होगा वो हम तय कर लेंगे। क्या कुछ आप कहेंगे? जो बैठक हुई है बहुत महत्वपूर्ण है, और ये भारतीय जनता पार्टी को आभास था कि ये इस बार जो इंडिया गठबंधन की बैठक जो हो रही है वो क्या होने जा रही है। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं 14 दिसंबर से जो संसद में चल रहा है, 151 लोगों को निलंबित करना, भारत के क्या दुनिया के संसदीय इतिहास की, दुनिया में
किसी भी देश में नहीं हुआ होगा, वो विश्व गुरु ने करके दिखाया। मतलब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बाद में बनेगी, पर उन्होंने डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप क्या होती है वो दिखा दिया कि प्रजातंत्र में तानाशाही कैसे स्थापित की जा सकती है और संसद को खाली कैसे करवाया जा सकता है प्रजातांत्रिक तरीके से, वो उन्होंने दिखा दिया। देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इंडिया गठबंधन अब रुकने वाला नहीं है राजीव जी। अब ये सड़क पर है और सड़क से 2 रास्ते जाते हैं। एक रास्ता जाता है संसद तक, वो धूमिल की कविता है, प्रसिद्ध कविता है, संसद से सड़क तक। और दूसरा रास्ता जाता है सड़क से जेल तक। तीसरा रास्ता कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन को पता है, इसीलिए इंडिया गठबंधन ने प्रधानमंत्री पद के मुद्दे को बैक बर्नर पर डाल दिया। उन्होंने, खड़गे साहब ने कहा कि ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे इस मुद्दे को। आप देखिए विपक्षी दलों का दिल देखिए। कल खबर थी बंगाल से कि तृणमूल कांग्रेस चाहती है कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का चेहरा बनाया जाए। आज ममता बनर्जी कहती हैं कि खड़गे साहब प्रधानमंत्री पद का चेहरा बने। उसका समर्थन वो आदमी करता है जिस पर आरोप यह है कि वो इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहता है और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का नायक है। ये घटनाक्रम बताता है राजीव जी कि हमको बातचीत इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर नहीं करना चाहिए, बीजेपी के भविष्य को लेकर करना चाहिए। हमको इस बात पर चर्चा करना चाहिए कि देश में चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। हमको चर्चा ये करना चाहिए कि इंडिया गठबंधन तो चुनाव की तैयारी के लिए टूट पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तैयार है क्या? नहीं है। अगर तैयार होती तो 151 लोगों को निलंबित क्यों करती? इनको सबको हीरो क्यों बनाती? देश की आंखों के सामने इतने नायक खड़े कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के। देश को पता ही नहीं था कि विपक्ष में इतने लोग भी हैं। ये पहली बार पता चला। जी। भारतीय जनता पार्टी यानी ये जो भी लोग निर्णय ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो तो इंडिया गठबंधन का काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो तमाम डेवलपमेंट है कि सीट शेयरिंग के लिए उन्होंने 4 लोगों की कमेटी बना दी है कांग्रेस ने। और आपने देखा होगा अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी, वो पत्रकारों के जवाब किस तरह से दे रहे हैं। बात ही नहीं कर रहे हैं वो कि उनसे पूछा मायावती के साथ गठबंधन करेंगी क्या, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री पद का चेहरा, कोई जवाब नहीं। उन्होंने कहा कि हमको जो कहना था हमने इंडिया गठबंधन की बैठक में बात की। एक नए किस्म का स्वर और आवाज, ये जो इंडिया गठबंधन की बैठक है इससे पैदा हुई है। वो इसलिए पैदा हुई है कि इन सबको लग गया है कि अगर इस बार नहीं तो कभी नहीं। जी। आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम लोग, पटना में रैली होने वाली है, नागपुर में रैली होने वाली है, अलग अलग जगह रैलियां होने वाली है जिसमें सारे लोग इकट्ठे होने वाले हैं।
और एक वो उद्धव ठाकरे मोर्चा संभाले हुए हैं धारावी को लेकर अडानी के खिलाफ, और उसके बावजूद अडानी के मित्र शरद पवार इंडिया गठबंधन की बैठक में बैठे हुए हैं। ये जो चल रहा है ना, ये बड़ा पॉजिटिव है। मैं एक डिबेट में कह रहा था कि मोदी जी ने मोदी जी लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। हम लोगों को यह बहस नहीं करना चाहिए कि मोदी जी लोकतंत्र का नुकसान कर रहे हैं, लोकतंत्र का हनन हो रहा है। कुछ नहीं, हो लोकतंत्र को रिवाइव कर दिया मोदी जी ने। जो काम 9.5 साल तक नहीं किया उन्होंने, वो अब कर दिया। विपक्ष को एक कर दिया, विपक्ष को सड़क पर ला दिया, विपक्ष को लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए जो लोग ये महसूस कर रहे थे कि हम कमजोर हो रहे हैं, उनको ताकत मिल गई। क्या रे, हमको तो पता ही नहीं था कि 151 लोग हमारे लिए खड़े हुए हैं जो हमारे लिए निलंबन झेल रहे हैं। और राज्यसभा के सभापति शिकायत कर रहे हैं कि देखिए मेरी मिमिक्री कर रहे हैं आप लोग। ये तो मेरे पद की बड़ी गरिमा का वो हो रहा है। आपने कभी सुना उनको इस तरह की शिकायत करते हुए? कभी नहीं सुना। और वो आपने देखा वीडियो जिसमें राहुल गांधी वो फोटो खींच रहे हैं और वो मिमिक्री हो रही है। ये बच्चे करते हैं। राहुल गांधी में इन्हें एक बच्चे हो गए, वो जैसे बच्चे की तरह कर रहे हैं। ये जो साहस है विपक्ष का, मिमिक्री करने का, उसको वीडियो बनाने का, उसको सोशल मीडिया पे डालने का, ये साहस कहां से आ गया? एकदम ये मोदी जी ने दिया है। तो हमको मोदी जी का देश को आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने इंडिया गठबंधन में जान डाल दी और देश को एक ऐसी दिशा में डाल दिया है उन्होंने। हमको चिंता राजीव जी ये करना चाहिए कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे जी, समय पे होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि सरकार तो तैयार नहीं है चुनाव के लिए। अगर ये होती तो क्या करती कि सर्वदलीय बैठक बुलाती कि भाई आपकी क्या मांगे बताइए। आप जो कह रहे हैं कि संसद की घटना पर वक्तव्य देना चाहिए, तो हम बैठक बुलाते हैं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। पिक्चर से राजनाथ सिंह गायब हैं, जो इस तरह के प्रस्ताव रखते हैं। प्रहलाद जोशी गायब है। नितिन गडकरी ट्वीट करते हैं कि हम सब लोगों को मिलकर इस बारे में मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। वो ये नहीं कह रहे विपक्ष को रखना चाहिए। राजीव जी, एक नई भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है। इंडिया गठबंधन का तो हो चुका है, एक नई भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन। तो इसलिए ये जो मौका है, आज का भी मौका है और 14 दिसंबर से जो मौका पैदा हुआ है, आप सोचिए कि जिस आदमी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नींव रखी और हमारे अनिल सिन्हा जी के भागलपुर में जाके गिरफ्तारी उनकी हुई जी, उनको निवेदन किया जा रहा है कि आप मत आइए। हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा और मौजूद थे वहां, उस मुकदमा चला उन पर सीबीआई की अदालत में। उन पर मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, साध्वी ऋतंबरा। आप देखिएगा जब राम मंदिर का उद्घाटन होता है, राम मंदिर के सारे नायक और नायिका उसमें अनुपस्थित मिलेंगे।
एक भी नहीं दिखेगा। तो आप सोचिए ना, सोचिए तो सही कि ये एक नई भारतीय जनता पार्टी का जन्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सही कह रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन तो इंडिया गठबंधन ने किया है। राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो देश में सड़कों पर वो विपक्ष की लड़ाई को लाए हैं राजीव जी, ये उस लड़ाई का परिणाम है। हम केवल एक चीज को ध्यान नहीं रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आभार मानना चाहिए कि राहुल गांधी अगर उस समय जेल में भेज दिए जाते पूरी योजना के हिसाब से, तो न तो इंडिया गठबंधन बनता, न भारत जोड़ो यात्रा बनती, न देश इस तरह से खड़ा होता। हम लोग सुप्रीम कोर्ट को काफी वो करते हैं कि उसने ये नहीं किया वो नहीं किया। अपने को कम से कम एक चीज के लिए उसका आभार मान लेना चाहिए कि राहुल गांधी आज विपक्षी दलों की बैठक के लिए मौजूद हैं और इंडिया गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारे काम करना पड़ेंगे आने वाले दिनों में। गर साहब एक सवाल ये था सुप्रीम कोर्ट की, जब आप बात कह रहे हैं इंडिया गठबंधन जैसे जैसे धरातल पर दिखाई देगा, उसकी बैठकें, उसकी रैलियां दिखाई देंगी, थोड़ी मजबूती दिखाई देगी, जो मीटिंग से बाहर दिखाई देना चाहिए वो दिखाई देंगी, तो क्या चाहे अदालतें हों या ईडी सीबीआई, इसके रवैये में भी चेंजेस हम देखेंगे? दो तरह का परिवर्तन हो सकता है, या तो बहुत ही सख्ती से काम लें और जनता के बीच में मैसेज जाए सरकार के खिलाफ, तो उससे विपक्षी गठबंधन को मजबूती मिलेगी, और या सरकार कोई ऐसा काम नहीं करे। आप ये तो सोचिए ना कि अरविंद केजरीवाल अभी तक बाहर कैसे हैं और ईडी के समन की अवहेलना क्यों कर रहे हैं, वो कैसे कर पा रहे हैं? उनको ईडी ने फिर से बुलाया है और वो फिर नहीं जा रहे। हाँ, वो नहीं जा रहे। फिर वो कल परसों में 10 दिन के लिए गायब हो जाएंगे, विपश्यना में चले जाएंगे किसी अनडिस्क्लोज प्लेस पर। तो इसलिए ये मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग इंडिया गठबंधन से नाराज हैं कि ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं कि बहुत सबसे जबरदस्त काम कर रहे हैं इस समय। देश की जनता को एकदम जगा दिया इन्होंने, खड़ी हो गई जनता। अरे ये लोग इतने लोग हैं, हम तो अभी तक ये समझते थे कि एक विश्व गुरु है और एक पप्पू है बस संसद में, कोई तीसरा आदमी नहीं है। 151 कहां से आ गए? हाँ, ये जो 151 है ये देश की ताकत है, देश का कॉन्फिडेंस है कि ये लड़ने के लिए, जनता की तरफ से लड़ने के लिए इतने सारे लोग उपस्थित हैं। तो संसद का तो देखिए अब कार्यकाल वैसे भी बहुत कम बचा है, 4-5 महीने बचे हैं, एक बजट सेशन बचा है। सरकार को जो काम करना है वो तो कर लेगी। वो क्रिमिनल लॉज उन्होंने पेश कर दिए हैं जी। क्रिमिनल लॉज के जो प्रावधान हैं वो इतने गंभीर हैं कि ये जो पूरा विपक्ष है वो उसको किसी न किसी तरह से बचना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे हैं। तो अब तो देखिए लड़ाई अलग किस्म की है राजीव जी।
इसलिए मैं तो इस पे बात ही नहीं करता। सीटों की शेयरिंग इंडिया गठबंधन है, ये बात ही नहीं। प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी कोई मुद्दा नहीं, अभी तो केवल एक ही मुद्दा है। वो मुद्दा ये है कि ये लोग अपनी लड़ाई को कैसे लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चिंता भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए कि उसको जीतना कहां से है और अपनी सीटें कहां बचाना है। तो उसके पास बहुत संकट का काम है। ये सारे नेता जब उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएंगे एक साथ रैलियां करने के लिए, तो आप सोचिए क्या होने वाला है। तो इसलिए ये बड़ा एक डिसाइसिव फेज में विपक्ष की पॉलिटिक्स चल रही है। जी बिल्कुल, विपक्ष की पॉलिटिक्स, और उसमें भी आज जो बैठक हुई है उस बैठक से जो निकल के आया है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि समय अब खत्म हो रहा है, सीधे अब क्लोजिंग कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और अनिल सिन्हा साहब, आपसे सवाल यही है कि जो बातें हम अभी तक करते आए हैं इंडिया गठबंधन धरातल पे, और एक चर्चा लगातार ईवीएम अगर है तो फिर क्या होगा, और अभी शकील अख्तर जी भी कह रहे थे कि ईवीएम को लेकर कांग्रेस को पहले से ये कहना चाहिए कि हमारी सरकार, या इंडिया गठबंधन को कहना चाहिए कि हमारी सरकार आएगी तो हम इसको ख़त्म करेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रस्ताव को भी जनता के बीच रखना उचित होगा, ऐसा ठीक रहेगा, या कुछ ऐसे वादे जो लुभावने वादे हों जिसको देख करके जो जनता है वो सामने आए कि हाँ चलिए हम आपकी तरफ हैं, आपके साथ हैं। क्योंकि आज इस पर भी बात हुई है कि साझा घोषणा पत्र कैसा हो, इसको लेकर भी कमेटी और इसको लेकर भी आज चर्चा हुई है। साझा घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र को तो खैर चुनाव का वक्त होगा उस समय, लेकिन उससे पहले आपको लगता है क्या कि ऐसी कुछ घोषणाएं होनी चाहिए इंडिया गठबंधन की तरफ से? दो एस्पेक्ट है। एक तो मुझको लग रहा है क्या कि ईवीएम का मामला तो साथ में चलेगा, लेकिन पहला जो साझा घोषणा पत्र की बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्राम क्या है। क्योंकि एक अल्टरनेटिव इंडिया जिसमें कि जिसका चित्र आने के बाद ही उसके डेमोक्रेटिक इंडिया की बात आप कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की जो रोज की जरूरतें हैं उसकी क्या हालत हो गई है, ये आप मैंने पहले ही कहा कि किस तरह से लोगों को मतलब 74% लोग जो है खाना नहीं खा पा रहे हैं, हेल्दी डाइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इशू है। तो इस तरह से उनको वो तो लाना पड़ेगा कि ये सिर्फ वादे वाली बात नहीं। दूसरा है क्या कि एक चीज तो ये जो हुआ ईवीएम वाला मामला उसके साथ चलेगा, वो साथ चलेगा, लोगों का विश्वास तो हो ही रहा है। और एक चीज जिसमें हमको लग रहा है इंडिया गठबंधन सक्सेसफुल हो रही है, जो कि 151 सांसद से भी होता है, कि इनको कोई मतलब नहीं है कि संसद से। ये अगर बात लोगों के जहन में आती है तो निश्चित तौर पर लोगों को इसका असर होगा कि ये संसद को बचाना है। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं क्या कि एक इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो इंडिया अलायंस की बात करते हैं, लेकिन एनडीए अलायंस का क्या हुआ? आज किसी ने, जब इंडिया गठबंधन के 28 दलों की बैठक हुई तो मीडिया में किसी चर्चा ने किसी ने नहीं की कि इंडिया का पहले चल रहा था कि ममता बनर्जी क्या करेंगी, फलना होगा, ये प्रधानमंत्री फलना, मतलब टूट गए वो, और टूटने वाले ही है, जमा होकर भी क्या करेंगे। एक चैनल तो आज जो पहले सपेरों का ये दिखाया करता था उसके लिए प्रसिद्ध हो गया था, और दुनिया की सबसे बड़ी अदालत जो है, जो मीडिया अदालत है, वो उसको करता है। उसमें एक हेडिंग देख रहा था मैं कि उसमें चल रहा था ये कि वो तो 400 पार की बात कर रहे हैं और यहाँ तो 200 पर भी ये लोग नहीं कुछ कर पा रहे हैं, यहाँ अटक रहे हैं, इसी टाइप का कुछ था। मैं पूरा ध्यान से नहीं देख पाया। तो अब वो है वो जो विश्व गुरु का एक दूसरा अवतार है कि विश्व अदालत लगाते हैं, वो शख्स कर रहे थे, मतलब उनका चैनल ये करता है, वो लगातार करता है। या आप देख रहे हो लगातार सर्वे आने लगे। अरे सर्वे आने लगे, ये क्या सर्वे है भाई? 4 महीना पहले से सर्वे, सब सर्वे का आपने देखा है कि क्या नतीजा निकला। एग्जिट पोल तक गलत निकले उनके, एक दो को छोड़ करके, उसके बारे में अलग संदेह है। तो ये ओपिनियन मेकिंग का जो काम है, जो उसका जिसको नोम चोम्स्की ने बहुत साल पहले कहा था, वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट, कि आप किस तरह से बनाते हैं लोगों का मत, तो उसका वो जो मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज छूट जा रही है उनसे, ये क्यों आखिरकार खड़गे
और प्रधानमंत्री का नाम आया। उनको ये समझना चाहिए कि राहुल गांधी से डरा हुआ है एनडीए, जो विपक्ष, जो ये वो पूरा उसका जो एंकर्स जो आपके हैं गोदी मीडिया के या उनके पत्रकार हैं, उनका कई किसी ने सही कहा, उनसे रविकांत जी ने सही कहा कि मैं उनसे समझता हूं कि क्या चल रहा है। तो वो अगर जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी कहीं चेहरा तो नहीं है, तो ये जानना चाहते हैं, इसका मतलब कि डरा हुआ है ये बीजेपी कि राहुल गांधी कहीं चेहरा बन के उभर तो नहीं, मतलब वो कहीं कंसेंसस ना हो जाए कि राहुल गांधी चेहरा है। जबकि यह बात निश्चित तौर पर सब लोगों को पता है कि राहुल गांधी इस रेस में खुद को नहीं रखते हैं और रखना भी नहीं है। इतना तो इंडिकेशन ही, इतना तो किसी चरित्र के बारे में आप जान सकते हैं। आप ये तुलना तो कर ही सकते हैं कि एक आदमी जो दूसरे को खींच करके अपने कैमरे में लाता है और एक आदमी जो दूसरे को कैमरे से बाहर कर देता है। ये लोगों को बताने की जरूरत है कि दो फर्क क्या है। एक आदमी है जो कि सीधे किसी को सामने नहीं आने देता चाहता है और कैमरे के बीच में शेयर नहीं करना चाहता है। यहां तक कि G20 में अमित शाह कहीं नहीं दिखाई दिए और वहां जो राष्ट्रपति भी अलग किसी से ना दिख जाए तो साथ में खींच करके ले आ रहे हैं लोगों को राष्ट्रपति से मिलाने के लिए। एक आदमी वो है और एक आदमी वो है जो कैमरे में जो कुली से मिल रहा है या जो इससे मिल रहा है उसको भी कैमरे में ला करके सामने खड़े कर रहा है। ये दो फर्क लोगों को बताना जरूरी है, दो चरित्रों का, दो नेताओं का। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये लोग इससे भी डरे हुए हैं कि कहीं राहुल गांधी उभर तो नहीं रहा है, मतलब कंसेंसस कैंडिडेट के बारे में, जबकि वैसा है नहीं, और इसलिए वो लोग जानना चाहते हैं कि इसका क्या होगा। तो मुझको लग रहा है क्या कि आपको देखिए कि अब फाइट और तेज होगी। ये मीडिया में भी आप देखेंगे कि किस तरह से चालू करेंगे ये आज आप बताइए कि शिवराज सिंह चौहान गए थे और उनका सिर्फ 56 सेकंड का बाइट में देख रहा था। कोई किसी ने नहीं बताया कि आखिरकार उस कमरे में नड्डा जब गए तो उनसे उनकी क्या बात हुई और किस तरह से उनका ये जो बॉडी लैंग्वेज की ये करते हैं ये लोग पत्रकारिता, तो बॉडी लैंग्वेज क्या था, थका हुआ और एक समझिए कि बहुत ही आप समझिए कि निराश व्यक्ति का चित्र आया है। आज उनका मैं वीडियो देख रहा था जिसमें शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मिशन जो तय करता है वो करता है, कोई अपने कोई थोड़े ही तय करता है। मैं विकसित भारत संकल्प में जाऊंगा और अगर लोगों ने कहा तो मैं लोकसभा का चुनाव में भी हिस्सा लूंगा। इसका मतलब ये है उनको बोल दिया गया कि आप जो ये 29 सीटों की चर्चा करते हैं और प्रचार करना शुरू किया है ये आप बंद करिए, ये उनको निर्देश मिला है और वो अब आगे देख रहे होंगे कि क्या करते हैं। किसी विद्रोह की उम्मीद तो आप नहीं कर सकते, इसीलिए कि आरएसएस उनका ये तय करता है ग्राउंड का रियलिटी, वो वर्कर्स, इसीलिए उनसे किसी बड़ी उम्मीद ना की जाए। लेकिन उनको उनके पर कुतर दिए गए हैं और अब वो उस तरह से जो सब जगह मामा जी करके घूम रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सही कहा सरवन जी ने कि हम लोग को इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। हमको इसकी चर्चा करनी चाहिए कि ये चुनाव तक जाएंगे या नहीं, या चुनाव से इतने डरे हुए हैं, इस बीच लोकतंत्र का कितना नुकसान करेंगे और ये मीडिया जो उनके साथ है वो अपने को गिराकर किस हद तक ले जाएगा, उसके भी आप गिरावट को आप लगातार देखेंगे। ये मेरा अंदाजा है कि आप ये 1-2 महीने में आप खुलता हुआ नजर आएगा ये सब। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहाँ रख रहे हैं। एक जल्दी से एक छोटा कमेंट चाहता हूँ संजय जी आपसे भी। इंडिया गठबंधन यहाँ से आगे आपको भी ये लगता है कि अब मजबूती के साथ और एक चुनौती आज की बैठक के बाद ये चुनौती साफ साफ दिखाई दे रही है इंडिया गठबंधन की तरफ से मोदी सरकार पे? बिल्कुल, चुनौती ही नहीं, इनके रिएक्शन से भी दिखाई दे रहा है कि इनकी हालत कितनी बुरी है। वो कल जो इन्होंने किया वो देश के लिए दान के साथ, वो कोई पार्टी करती है और कोई भी भला आदमी करेगा। बोले बच्चों का खेल है। और जब .com आया था तब कुछ लोगों ने पैसे कमाने के लिए किए थे, जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी। स्क्वैटर्स कहा जाता था उनको, कि बैठ गए पहले ब्रांड नेम रजिस्टर करके और अब उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। और तमाम लोगों ने आलोचना के दबाव में वो फ्री छोड़ दिया कि नहीं हमें मुझे पैसा नहीं चाहिए, ले जाइए ब्रांड नेम। और ये कह रहे हैं आज इन लोगों ने अलग अलग नाम से रजिस्टर करा लिया और कह रहे हैं कि कांग्रेस को सारे नाम रजिस्टर करा लेने चाहिए थे। .in,
.org.com सारे आपको एक यूज करना है, 4 नाम रजिस्टर करा लीजिए, नहीं तो दूसरा करा लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। जरा मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो माफी चाहूंगा, कांग्रेस ने जो क्राउड फंडिंग के लिए जो वेबसाइट रजिस्टर की, डोमेन नेम रजिस्टर किया है, उस डोमेन नेम को मतलब जिसपे उन्होंने कहा कि donate4inc.in है, donate4inc, हाँ .in, इसको बीजेपी वाले रजिस्टर करके और उसमें जितने भी पैसे गए हैं शायद वो पैसे भी डाइवर्ट देश के लिए दान को, ऐसा ही कुछ है। देश के लिए दान कांग्रेस ने घोषणा की थी कि हम देश के लिए दान शुरू करेंगे, तो देश के लिए दान नाम होगा, इस उम्मीद में बीजेपी वालों ने देश के लिए दान रजिस्टर पहले करा दिया, और जो कांग्रेस ने जब शुरू किया donate4inc, तो उसका पैसा उसमें चला जा रहा है। और ये सब चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार सब कुछ है, और बाकायदा किया जा रहा है। एक पार्टी राष्ट्रीय स्तर पे कह रही है और कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो ये लेवल है, ये हताशा है, दोनों है। तो ये पता चल रहा है, और इस लेवल पे अगर काम हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जीतना हारना तो बाद की बात है, परेशानी और डर और घबराहट वो इससे दिखाई दे रहा है। राजीव जी, ये साइबर क्राइम है सीधे, लेकिन हमारे आपके साथ हो जाए तो कुछ नहीं होता। ये तो जब सत्तारूढ़ दल की तरफ से ऐसा हो रहा है तो क्या कहा जाएगा। तो ये चीजें हैं। अमलेंदु जी, जल्दी से आपसे भी एक छोटा कमेंट, बहुत सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। अमलेंदु जी, इंडिया गठबंधन कितना मजबूत? राजीव जी, आज के बाद तो मुझे लगता है कि इस पर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए कि कितना मजबूत है, क्योंकि मजबूती आज सामने आ चुकी। और जितने भी स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे, जितनी भी जो थी आशंकाएं जताई जा रही थी, वो सारी आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं, और सारे नेताओं के सुर जो हैं वो एक से हैं। मतलब किसी के भी सुर में कोई बदलाव नहीं है, सब एक ही भाषा बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी जीत है इंडिया गठबंधन की। और कहा जाए कि चुनाव पूर्व उसने जो है एनडीए के ऊपर या भारतीय जनता पार्टी ऊपर जो है इस मामले में बढ़त बना ली है कि सब एक सुर में बोल रहे हैं। वहां कोई पशुपतिनाथ पारस और एलजेपी के चिराग पासवान के बीच जैसा झगड़ा जो है कोई इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं है किसी तरीके का, कि जहां हाजीपुर से चिराग पासवान भी लड़ेंगे और पशुपतिनाथ पारस भी लड़ेंगे। तो इस तरीके का कोई घपला जो है वो इंडिया गठबंधन के बीच नहीं है। एनडीए पहले अपना घर संभाले, उसके बाद इधर आकर के कुछ बातें की जाए। एक सुर में सारे लोगों ने जो बातें की हैं और जिस पॉइंट को लेकर के चले हैं, सबने एक ही तरीके की बातें की हैं। क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा, उसमें सब एकजुट हैं। किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी, उसमें सब एकजुट हैं। कौन प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट होगा, कौन नहीं होगा, इस पे सब एकजुट हैं। किस तरीके से आंदोलन होगा, इस पे सब एकजुट हैं। क्या मुद्दे होंगे, इस पे सब एकजुट हैं। तो जब सारी चीजों पे एकजुट हैं, तो मुझे लगता है कि अब सिर्फ चुनाव के बीच जाना बचा है और जनता के बीच जो है अपनी बात को जाकर के स्पष्ट करना बचा है, यही सिर्फ बचा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि बिल्कुल जो है इंडिया को जीत का फॉर्मूला मिल गया है। और मुझे लगता है फॉर्मूला ये पहले से था, इसकी बस घोषणा फॉर्मूले की बाकी थी। ये घोषणा जो है वो इस फॉर्मूले की हो गई है। सब एकजुट होकर के जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस एकजुट विपक्ष का सामना कैसे करती है, अब ये देखने वाली चीज होगी। राजीव जी, जी बिल्कुल। अब एक छोटा कमेंट आपसे भी, क्लोजिंग कमेंट। गर्ग साहब, खबरें ये भी चलाई जा रही हैं, मीडिया की बात होती है, एक दूसरे धड़े की बात होती है, तो खबर शाम से इसके बाद से ये चलाई जा रही है कि ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, ये सब नाराज होकर चले गए हैं। कितना दम है इसमें? अब नाराज होकर चले गए तो मुझे नहीं लगता गए होंगे, क्योंकि ये खबर चला रहे हैं तो कोई आधार तो होगा। दूसरा ये कि एक साथ इतने सारे लोग नाराज नहीं हो सकते। कोई एक तो नाराज हो जाए तो, क्योंकि हम भी जानते हैं कि लालू और नीतीश दोनों एक साथ नाराज नहीं हो सकते। हमको ये भी पता है कि ममता और नीतीश एक साथ नाराज नहीं हो सकते। तो इसलिए इन तीनों के बीच में इक्वेशन को भी हम जानते हैं कि ये तीनों के पास नाराज होने का कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है। तो देखिए, ये तो चलेगा। दो चीजें मान के चलना चाहिए कि ये पूरी जो लड़ाई है वो कांग्रेस को लड़ना है मूलतः। मतलब बेसिक लीड जो है वो कांग्रेस को लेना पड़ेगी। सेक्रीफाइसेस भी कांग्रेस को ही सबसे ज्यादा करना पड़ेंगे। तो इसलिए ये चीजें तो अब बहुत आगे आएंगी और
आखिर तक कौन कितने साथ रहते हैं, ये हमको बहुत सारी चीजों के लिए प्रतीक्षा करना चाहिए। देखिए जो जॉइंट रैलीज हो रही हैं, जो प्लान किए उसमें क्या होता है, 28 तारीख की नागपुर की रैली में क्या होता है, पटना की जो रैली होने वाली है उसमें क्या होता है, एनडीए की अगली बैठक में क्या होता है, थोड़ा प्रतीक्षा करें। क्योंकि ये गोदी मीडिया तो अब देखिए बहुत सारी खबरें चलाने वाला है। हम लोगों का काम बनता है कि उसको अपन काउंटर कैसे कर सकते हैं, जनता में यकीन को कैसे पुख्ता कर सकते हैं, ये हम लोगों का काम भी है। क्योंकि हम लोगों के बीच में भी बहुत सारे लोग जो बहस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन कमजोर हो गया, खत्म हो गया, क्या होगा उसका। मतलब वैकल्पिक मीडिया में जो बहस के मुद्दे हैं वो ये है कि इंडिया गठबंधन को सबसे ज्यादा लतिया रहे हैं अपने यहाँ के वैकल्पिक मीडिया में। तो इसलिए खतरा गोदी मीडिया से ही नहीं है, वो अपने लोगों से भी है कि वो जरा सी बात को कैसे आग लगा देते हैं। तो इसलिए लड़ाई सब जगह लड़ना पड़ेगी। ये देखिए एक चीज है राजीव जी, अब ये किसी के हाथ में रही नहीं है लड़ाई, ये अब निकल गया तीर हाथ से। इसलिए ये लोग अब साथ रहे तो ठीक है, साथ रहेंगे तो कोई समाप्त नहीं होगा, और अलग हुए तो सब अलग अलग समाप्त कर दिए जाएंगे, ये होने वाला है। इसलिए मतलब चिंता की बात ज्यादा नहीं है, देखते हैं। मतलब ये खबर आपने बताई है तो कल तक परसों तक देखते हैं। इसका पता तो बिहार से और बंगाल से चलेगा, और उसके लिए हम पढ़ेंगे, टेलीग्राफ पढ़ के बताएंगे आपको कल परसों कि ममता बनर्जी नाराज होके गई हैं कि खुश होके गई हैं। तब तक तो यकीन करना ही चाहिए कि वो लोग नाराज होके नहीं गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये खबर इसलिए यहाँ पे रख रहा था कि कई जैसे आप ही कह रहे हैं कि हम लोगों के भी और डिजिटल मीडिया या वैकल्पिक मीडिया में भी कई साथी हैं जो थोड़ा उस भटकाव में चले आते हैं, उस हिसाब से बातें करने लगते हैं और मूल मुद्दे से खुद भटक जाते हैं। इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है सैटेलाइट चैनल्स का उनके ऊपर, वो साफ दिखाई देता है। और चूंकि मैं ये तमाम इंडिया गठबंधन के बैठकों को कवर कर चुका हूँ पर्सनली वहाँ जाके, तो उसमें भी देखता रहा। पिछली दफ़ा जब मुंबई की बैठक थी, उस बैठक में कैसे हेडलाइंस को मैनेज करने की कोशिश हुई। आपको याद होगा कि उस समय एक शिगुफा ये छोड़ा गया कि अब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होगी, और उसी दौरान मुंबई की बैठक के बीच में ही पूरे वन नेशन वन इलेक्शन पे बातें होने लगी। दूसरे दिन फ्रंट पेज पे पहली लीड खबर उसी पे आई, और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उसका अध्यक्ष बना दिया गया। 4 दिन के लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखे, और उस दौरान ये भी बात आई कि नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ हो गए हैं। आज फिर से ये खबर आ रही है कि नीतीश कुमार, लालू यादव ये सब नाराज़ हो गए हैं। उस समय बाद में फिर जैसे अभी गर्ग साहब बता रहे थे कि टेलीग्राफ पढ़ के या उधर पटना से जो खबरें आएंगी उससे हम समझ जाएंगे कि कौन कितना नाराज़ है, कौन कितना दुखी है, कौन कितना खुश है। और वो 2-3 दिनों में पता चल जाएगी ये बातें। 2-3 दिनों में बिल्कुल ये भी पता चल जाएगी, साफ हो जाएगा अब भी कि आगे क्या कुछ होना है। तो ऐसी खबरें दोस्तों आती रहेंगी। इन खबरों से पर्दा उठाना, सच्ची खबर आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य बनता है। पत्रकारिता उसी को कहते हैं, और वो हम करने की कोशिश लगातार इस चर्चा के दौरान करते भी हैं। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करूं उससे पहले बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए और जुड़ने के लिए। श्रवण गर्ग साहब आपका, अनिल सिन्हा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, संजय कुमार सिंह साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अमलेंदु उपाध्याय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और साथ में 2 साथी और जुड़े हुए थे, शकील अख्तर जी और प्रोफेसर रविकांत जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और हमारी टीम पूरी जो आज थी, पूरे दिन भर इस बहुत बड़े, अगर कहें तो इस देश के लोकतंत्र के लिहाज से बहुत बड़ा कार्यक्रम था आज। इंडिया गठबंधन की 4थी बैठक, उसको कवर करना और आप सब तक पहुंचाना, पल पल की रिपोर्ट पहुंचाना, और सबसे